पार्टिसिपेट करते हैं और आपको पीछे करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज थोड़ा सा पेपर से संबंधित कुछ बातें बता रहा हूं मैं आपको, फिर मैं थोड़ी देर में सेशन स्टार्ट करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा पूछता है सर सिलेक्शन कैसे लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पूछ रहा था आज कि सर सिलेक्शन कैसे लें। ठीक है, गुरुकुल में भी आज इसी बात पे डिस्कशन हो रहा था बच्चों से सुबह में कि सर सिलेक्शन ले तो कैसे लें, और बच्चे कितने हुए हैं, ठीक है, दिन हमारे पास कितने बचे हुए हैं जरा देखो। तो मैं अगर मोटा मोटी हिसाब लगाऊं तो फरवरी, मार्च और अप्रैल में पेपर है, यानी अगर मानो हमारे पास 90 दिन है, तो इस 90 दिन में सिलेक्शन कैसे लिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 90 दिन में सिलेक्शन कैसे लिया जाए। ठीक है, दिख रहा है ना, 90 डेज में सिलेक्शन कैसे ले, और ये आ जाता है लाइफ में अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जैसे आप सीजीएल दोगे, सीजीएल चलेगा कम से कम 15-20 दिन, और 15-20 दिन के बाद जो है आपको सीजीएल के नोटिफिकेशन के तुरंत बाद, पेपर के तुरंत बाद जो है आपका सीएचएसएल का पेपर आ जाएगा। अब जब कहानी ऐसी होगी तो उस केस में आपके पास टोटल बचते हैं सिर्फ और सिर्फ ये 90 डेज। कुछ मुद्दे की बात हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, कुछ मुद्दे की बात हम आपको बताने वाले हैं, और वो मुद्दे की बात क्या है आप बड़े ध्यान से समझिएगा। थोड़ी सी हो सकता है कि आपको बातें मेरी कड़वी लग जाएं, और हो सकता है थोड़ी सी बातें आपको जो है मीठी लग जाएं, लेकिन जो भी बात होगी वो सिर्फ सच्चाई के ऊपर होगा। जितनी भी लाइंस होगी वो सभी की सभी ट्रू लाइंस होगी, और ये ट्रू लाइंस में आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ इन सभी बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है कि अक्सर जो है ना, अगर मानो कि एक तरीके से आप लोगों को एक लाइफ का मैं केस बताता हूं, बड़ा सिंपल सा केस बताता हूं। ठीक है, जैसे मानो कि ये अपने लाइफ की छोटी सी एक स्टोरी डिस्कस करता हूं कि मैं था और मेरा एक रूममेट था जिसका नाम था आशीष। हम 12th में जब पढ़ाई किया करते थे, तो आशीष की कहानी कुछ ऐसी होती थी ना कि उसको लग्जरी चीजें काफी ज्यादा पसंद होती थी। ठीक है, लग्जरी चीजों का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर मानो कि रोड पे वो चल रहा है, पोर्श की गाड़ी दिख गई, बीएमडब्ल्यू की गाड़ी दिख गई, तो आशीष हवा हवा एकदम हो जाएगा। ठीक है, हम फिरजी में गए थे एक दिन डेमो क्लास लेने की भैया इंजीनियरिंग करेंगे, तो फिरजी में गए वहां पर पढ़ने। तो पता चला कि वो टीचर की पैंट देख रहा है, शर्ट देख रहा है कि किस ब्रांड की, अरे भाई देखना एलन सॉली का पैंट पहना उन्होंने, एरो की जीन्स पहनी है, इस तरीके से करके। मुझे इन चीजों से खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। हमेशा वो ब्रांड के चक्कर में रहेगा, अरे मोबाइल देखो आईफोन है। तो मैंने एक चीज उसके लाइफ से नोटिस किया, मैंने एक नोटिस किया ना कि मुझे भी मतलब हमारे मेरे और उसके आसपास में ही वो चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसी को वो चीजें क्यों दिखती हैं। ठीक है, तो फिर इसका आंसर मुझे जाकर मिला एक दिन जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो कि मेरे मन में एक टाइम था कि यार ये जो गाड़ी है ना, मतलब फॉर्च्यूनर, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है, और मैं बड़ा होऊंगा ना तो इस फॉर्च्यूनर को जरूर एक दिन मैं खरीदूंगा। तो अब क्या होता है कि जब मैं रोड पे निकलता हूं ना, तो रोड पे हजारों गाड़ियां चल रही होती हैं, पोर्श भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, फॉर्च्यूनर भी है, स्कॉर्पियो भी है, इनोवा भी है, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ नोटिस करती हैं तो फॉर्च्यूनर को करती हैं। तो इसी तरीके से जब आप अपने सोसाइटी में निकलते हैं, जैसे मानो कि लड़कियां हैं, अगर उनको काफी चीजें फैशनेबल, कोई एक लड़की ऐसी है जिसको यार एक तरह की पर्टिकुलर जीन्स पसंद है, तो वो जब मार्केट में निकलेगी ना, तो उसको उसी तरह के लड़कियों पर नजर होगा कि हाँ यार इसने ये वाली पहनी है, देखो कितना ट्रेंडिंग में है। कोई लड़का है अगर मानो उसको कैप पहनना पसंद है, और मार्केट में निकला, सिर्फ 3 से 4 लोग ही मिले, लेकिन उसकी नजरों में ऐसा लगता है ना यार ये कैप बड़ा ट्रेंडिंग में है। जिसको मोबाइल का शौक है, मेट्रो में जा रहा है, बस में जा रहा है, दूसरे के हाथ में मोबाइल देख लिया तो लगेगा अरे यार ये मोबाइल मतलब सही है यार, यही चीजें चाहिए हमें। मतलब दुनिया में हमारे आसपास हर चीजें मौजूद हैं, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ वही देख पाती हैं जो हमारा दिमाग चाहता है। ठीक है, अगर बात करेंगे, आप रोड पे निकलेंगे, आपको आईफोन भी दिखेगा, आपको जीन्स भी दिखेगा, आपको गाड़ी भी दिखेगी, आपको सब कुछ दिखेगा, लेकिन आप फेवर उसको ज्यादा देंगे जिसको आप ज्यादा पसंद करते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो यही कहानी कुछ हमारे साथ भी है। अब बात करते हैं अगर इस 90 दिनों में ना, तो ये 90 दिनों में अगर आप पूर्ण तरीके से अपने आप को एक योगी बनकर पूरा का पूरा सीजीएल के लिए डिवोट करेंगे, तो शायद आपका सीजीएल हो भी जाए। ठीक है, लेकिन अगर मन में थोड़ा बहुत इधर उधर है कि थोड़ा सा उस एग्जाम की तैयारी कर लिए, थोड़ा सा उस एग्जाम की तैयारी कर लिए, थोड़ा सा इधर की बातें सुन लेते हैं, थोड़ा सा मूवी आया है भैया पुष्पा तो देख लेते हैं, झुकेगा नहीं साला, एकदम डायलॉग मारेंगे पूरा, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। सीधी सी बात बोले, इसलिए मैंने कहा मेरी बात मीठी भी लग सकती है, मेरी बात कड़वी भी लग सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये 90 डेज की स्ट्रैटेजी क्या है। बेकार है कहीं पर स्ट्रैटेजी सर्च करना, बेकार है सारी बातें। सिंपल 3 सफलता के मूल मंत्र होंगे, वो होगा पहला क्या, मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पूरा करो, ये बात आप अपने मन में डाल लो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ देर पहले एक स्टूडेंट का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि सर मॉक मैं दे रही हूँ, डेली के डेली मॉक दे रही हूँ, और स्कोर मेरा 105 110 आ रहा है,
पिछली बार की जब सीजीएल आया था ना, तो वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, और इतना डेडिकेशन मैंने किसी में नहीं देखा था जितना मैंने उस लड़की में देखा। कोई ऐसी क्लास नहीं थी जो मिस नहीं करती थी, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो उसको लेवल जो मैंने देखा ना उस लड़की का, तो मैंने कहा कि देखो अमीशा, जो भी उनका नाम था, कि देखो आपका जो पेपर है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मैं गारंटी कह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अभी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, और कट ऑफ क्लियर कर लिया तो हो सकता है कि आप आगे जाके मेंस में ड्रॉप आउट कर दिए जाओगे। एक पल के लिए उसको लगा कि यार सर कैसे इंसान है ये बताओ पहले, हैं लोग दुआ देते हैं कि बच्चों हम तुम्हारा सिलेक्शन होगा तथास्तु ये वो कह रहे हैं तुम प्री निकाल के मेंस में फेल हो जाओगी। ठीक है, तो मेरे कहने का पर्पस वो नहीं था कि आपका प्री हो जाएगा आपका मेंस नहीं होगा। असल में क्या होता है ना, कि जो जिस रास्ते से गुजरा होता है उसको वहां की खाई और उसको वहां की ऊंचाई सब कुछ पता होती है। हम लोग ऐसे यहाँ पर नहीं आए, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं आया हूं कि हाँ बस आया गया और भैया ठीक है आ गए यहाँ पे और ज्ञान दे रहे हैं फालतू का। हर वो पेपर क्वालिफाई किया है, हमें पता है, ठीक है, कि फेल भी आदमी कब होता है, पास भी कब होता है, रैंक भी लेकर कब आता है, सब चीजें सब कुछ पता है मुझे ये भी पता है, किसी बच्चे को देख के मैं बता सकता हूं कि उसका सिलेक्शन कब होगा, कितने टाइम में होगा, कितने मंथ में होगा, जिस हिसाब से उसकी तैयारी है। बात करते करते सब कुछ पता लग जाता है। मैंने कहा कि देख लेना, आपका इस बार का तो प्री मुश्किल है, लेकिन अगली बार अगर यही कंसिस्टेंसी लगी रही ना, तो अगली बार के प्री तक आते आते आप अपने घर में एक बढ़िया सा गवर्नमेंट जॉब घर वालों को दे दोगे, ये मेरा पर्सनल गारंटी है आपको। ठीक है, रीजन क्या होता है दोस्त, कि आप लोग हमेशा एक बात को जिया करो, अपने जिंदगी में डाल लिया करो, कि आप बन रहे हो, सिंपल सा बात है, इंस्पेक्टर। आप यहां पर चपरासी नहीं बन रहे, आप सीजीएल से इंस्पेक्टर बन रहे हो, और अगर आप इंस्पेक्टर बन रहे हो ना, तो आपको मेहनत भी उस तरीके का करना पड़ेगा इन 90 दिनों में। आपको मेहनत भी उस तरीके का करना पड़ेगा, आपको मैथ्स में भी उतने ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, इंग्लिश में ही उतने ही एफर्ट डालना पड़ेगा, रीजनिंग में ही उतने ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, जीएस में भी उतनी। आप क्या सोचोगे कि सर एक काम करो ना, बताइए ना सर कोई छोटा सा वीडियो जिससे ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाए। सर जीके का हम क्विज लगा रहे हैं, घटना चक्र लगा रहे हैं, स्पीडी लगा रहे हैं, कुछ सवाल सही होते हैं कुछ सवाल गलत होते हैं, सर सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। आप मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप सिंपल बता दो, अगर मैं इतना करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अगर मैं ही इतना करूं तो क्या मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा? मैं भी उतना ही मेहनत करता हूं, आप भी उतनी ही मेहनत करते हो, तो चलो एक काम करते हैं ना, दोनों इंस्पेक्टर बन जाते। कैसे पॉसिबल है यार? 12 लाख की भीड़ है, जो जेन्युइन क्राउड है ना, 3 से 4 लाख की जेन्युइन क्राउड है। आप यहां पर पहले इनको तो बीट करो जो सबसे ज्यादा महारथी हैं, और इनको बीट करने के लिए क्या होगा, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। और उस लेवल की मेहनत सिर्फ मैथ में नहीं करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट में उतना ही इनपुट डालना पड़ेगा, तो जाकर आप अपने आप को ढंग का प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा पाएंगे। और जिस दिन आप उस लेवल तक अपने आप पहुंचा लिए ना, फिर आप 30 डेज स्ट्रैटेजी 60 डेज स्ट्रैटेजी नहीं ढूंढोगे, सीधा का सीधा आपके हाथ में सिलेक्शन ही आएगा। जेन्युइन चीजों पे काम करिए, उल्टी सीधी चीजों पे मत भागिए। ठीक है, कि हम 10 दिन की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, 30 दिन की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, या ऐसे पढ़ लेते हैं। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा सर। मैं आपको हर दिन पहले क्यों कहता हूं सर, मैं आपको 30 दिन पहले, ये 3 महीने पहले मैं आपको क्यों बात बता रहा हूं, कि अगर अभी से भी आपकी जो तीसरी आंख है जो पीछे सो रही है, अगर अभी से भी वो जग जाती है, तो आप प्रॉपर तरीके से अपना शेड्यूल बना लेंगे, प्रॉपर तरीके से वोकैबुलरी पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैथ्स की हर वो पॉइंट, हर वो फॉर्मूले पर आप काम करेंगे। आपका अगर एडवांस वीक है तो ऐसा नहीं है कि पेपर के 10 दिन पहले अलजेब्रा उठा रहे हैं, आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हर उस मुद्दे पर काम करिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको 3 मंत्र पर काम करना है। सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस पर ध्यान देना है। ठीक है, आप एक काम करो, सबसे बढ़िया बात बता रहा हूं, ठीक है, सबसे बढ़िया बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, आप एक अपना पन्ना लो, एक ऐसा पेपर लो, जो मैं हमेशा करता था। ठीक है, जो पर्सनली मेरा अपना प्लान होता था। मैंने यहां पर क्या किया कि मैंने यहां पर 90 डेज का प्लान लिख दिया, और ये 90 डेज के प्लान में मैंने क्या मेंशन कर दिया, ये 90 डेज के प्लान में मैंने पॉइंट नंबर 1 मेंशन कर दिया कि भाई मुझे मैथ में फलाना 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 टॉपिक्स खत्म करने हैं, ये मेरे टॉपिक्स हो जाएंगे, और यहां पर ये मेरी बुक लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, और साथ में मैं उसको एक टाइम भी दे देता था कि एवरेज, ऑन एन एवरेज मुझे 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मुझे एक चैप्टर को खत्म कर देना है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम अपना टाइम लिस्ट बना लेते हैं कि इंग्लिश में मुझे जो है यहां पर ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, इस तरीके से मुझे सभी चीजों को खत्म करना है। ठीक है, ग्रामर में मुझे यहां पर ये 8 टॉपिक हैं, बस मुझे इन्हीं के ऊपर मेहनत करनी है। और वोकैबुलरी में सिर्फ एक बुक है, मानो नीतू सिंह हो गई तो नीतू सिंह हो गई, ऑनलाइन मेंटर हो गया तो ऑनलाइन मेंटर हो गया, जो भी हो गया, मुझे यहां पर इनको खत्म करना है। जीएस में मेरे माइंड में हमेशा फिक्स होता था कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव के सहारे रहूंगा तो एक दिन गंदा फंसने वाला हूं। ठीक है, तो मैं कभी ऑब्जेक्टिव का सहारा लेता ही नहीं था,
हमेशा मेरे मन में ये होता था कि एक काम करो, सबसे पहले जीएस के लिए तुम सब्जेक्टिव पढ़ लो, सब्जेक्टिव एक बार गो थ्रू हो जाओ। कहां से हो जाओ? तो लूसेंट सबसे बढ़िया किताब है, वहां से हो जाओ। कोई और किताब है तो तुम वहां से हो जाओ सब्जेक्टिव, और उसके बाद वहां पर बैठ के तब ऑब्जेक्टिव लगा लो, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा कुछ के बाद वहां पर बैठ के तब ऑब्जेक्टिव लगा लो, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पर्चे भी बना लेता था मैं। पर्चे जानते हो? वो पर्चे नहीं जो एग्जाम में चीट करने के लिए लिए जाते थे। पर्चे का मतलब ऐसे हो गया, जैसे फेमस दर्रे हो गए, फेमस पहाड़ हो गया, फेमस आपका पार्क हो गया, ठीक है, आपके बांध हो गए, ठीक है, भारत में पहला पुरुष हो गया, इस तरीके से कुछ स्लोगन्स हो गए, नारेज हो गए, इनके पर्चे बना लिए थे। कहीं कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लिए थे जाके किसी किसी वेबसाइट से, जैसे ग्रेड अप हो गया, वहां पर सबसे ज्यादा दिया होता है। ये पर्चे बनाने के बाद, ठीक है, तब इनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना। मतलब अगर मैं इस पे हमला कर रहा हूं ना, तो एक दिशा से नहीं, टोटल मिलाकर 3-4 दिशा से हमला होती थी मेरी, ठीक है। एक मेरा हो जाता था कि इसके मिसलेनियस पे अटैक करूंगा, दूसरा मेरा ये हो जाता था इसके ऑब्जेक्टिव पर अटैक मारना है, तीसरा मेरा ये हो जाता था यहां पर कि करंट अफेयर पर भी जोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से हमला होगा। फिर उसके बाद हम आते थे रीजनिंग पे। अब रीजनिंग में क्या होता है, एक बच्चा जो है वो जीवन में इस बात के मिथ पे जीता है, भाई का तो तेरा रीजनिंग कंप्लीट है, ठीक है, मेरा तो रीजनिंग बहुत अच्छा है, 50 में 50 तो आ ही जाएंगे। और यकीन मानो उस भाई को भी ये पिछले साल पता नहीं उसकी आंखें कब देखी होंगी, स्कोर 50/50 नहीं आता दोस्त। जिंदा आदमी इस उम्मीद में रहता है कि रीजनिंग अच्छा है और रीजनिंग में 50 में 50 आ जाएगा, बट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखो, अगर कोई चीज नहीं आती है ना, तो गुरूर नहीं करना उस चीज का, ठीक है, घमंड नहीं करना है कि रीजनिंग आती है। हो सकता है कभी आप किसी दिन में उस घमंड के लपेटे में आ जाओ, उससे बढ़िया ये है कि आप उसको कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहो। करना दोस्त, एटीट्यूड जरूर दिखाना, गुरूर जरूर दिखाना, लेकिन जिस दिन हाथ में ज्वाइनिंग होगी उस दिन दिखाना, उस दिन शोभा भी देगा। अभी तो आपकी सीखने की उम्र है। अभी एक काम क्या करो कि रीजनिंग में जैसे मानो अगर कोई टॉपिक नहीं आता, आप उसको पूरा का पूरा पढ़ो प्रॉपर तरीके से, और अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है कि अभी प्रैक्टिस के ऊपर जोर दो, उन सवालों के ऊपर जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है, जो नए पैटर्न के ऊपर पूछे गए हैं। कहीं से भी प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग की जो बुक है हमारी विक्रमजीत सर की, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत जबरदस्त बुक उन्होंने बना रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर पूरा पे एक प्रॉपर 90 डेज का प्लान बना लो। उस 90 डेज के प्लान में आप हर सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो, आप वोकैब को भी टारगेट कर रहे हो, आप करंट अफेयर को भी टारगेट कर रहे हो, आप रीजनिंग को टारगेट कर रहे हो, मैथ को कर रहे हो, इंग्लिश को कर रहे हो। तो इस तरीके से एक 90 डेज प्लान अपने आपने कॉपी में बना लिया, सारी बातें आपने नोट डाउन कर ली। उसके बाद क्या होता था, मैं यहां पर डेज के प्लान बनाता था कि डेज में जैसे मानो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से करके पूरे 90 दिन का प्लान बना लिया। जैसे जैसे मेरा दिन बीतता था ना, मैं उसको ऐसे काटना शुरू करूंगा, अरे यार इतने दिन बीत गए, इतने दिन बीत गए, इतने दिन बीत गए। वो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है माइंड के ऊपर, और हमें बार बार एक रिमाइंडर देते रहता है कि देखो इतने ही दिन बच गए हैं, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, इतने ही दिन बच गए, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। क्योंकि आज का समय ऐसा है ना, बेशक कोई कितना कह ले कि यार मैं अपने आप में बहुत महान हूं, या फिर एक तरीके से मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, बेशक आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मैं आपकी 100 बातें एग्री करता हूं, लेकिन हाँ, आज के टाइम में आपको अपने आप पे ही प्रेशर डालने की बहुत जरूरत है। और वो जरूरत करता है आपका ये टाइमर, वो जरूरत करता है आपका ये शेड्यूल। जब आपके सामने लिखा हुआ होगा ना पन्ने के ऊपर, इतनी चीजें पढ़नी है, तो दिमाग को लोड पड़ेगा भाई, आंखों से दिखेगा, अरे तेरे को तो इतना कवर करना है पेपर के पहले, और तू 4 टॉपिक किए बैठा है, तेरे पास तो सिर्फ 90 दिन है, 20 दिन निकल गए, बचे 70 दिन, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तो ये डेली का डेली एक प्रेशर क्रिएट करते रहेगा आपके ऊपर। उस प्रेशर में शायद हो सकता है थोड़ा बहुत आप पढ़ाई कर भी लो, ठीक है, हो सकता है उस प्रेशर में आप एक पल के लिए ये भी सोच लो, यार आज है ना 2 चीजें मेरे सामने हैं, या तो एक मैं बैठ के 3 घंटे की मूवी देख लूं या वेब सीरीज देख लूं, या फिर हो सकता है कि मैं 3 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट कर लूं। अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया तो यहां से उसको कट मार देंगे, और मूवी कंप्लीट हो गया तो यहां पर उसको कट मारने का कोई भी जगह नहीं है। इस तरीके से आप अपने आप को ढालो, ये 90 दिन बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है। और ये 90 दिन में जिसने काम नहीं किया ना, तो इसीलिए मैंने कहा 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया सिलेबस, दूसरा पॉइंट हो गया प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है, और तीसरा हो गया प्रॉपर, एक बात को जान लो दोस्त, रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या हो गया कि जो आप सिलेबस को पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करो, और साथ में मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। अभी तो आपकी उम्र मॉक टेस्ट लगाने की भी नहीं हुई है, और बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, प्री में तो हम ही फोड़ेंगे और कोई नहीं फोड़ेगा। अरे यार, बाहर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ना जो 400-400 500-500 प्री का मॉक लगा के बैठे हैं, और उनका अभी स्टार्टिंग स्कोर ही है ना मॉक में 150-160 होता है।
आपका स्टार्टिंग स्कोर अभी 100-110 होगा, आप अभी कट ऑफ के लिए जद्दोजहद कर रहे होगे, वो कट ऑफ क्लियर करके बैठे हैं, उनको मेंस के लिए क्वालिफाई करना है, वो 190 के लिए बीट कर रहे हैं। तो दो लोग हैं हमारे पास, एक वो जो 130-140 लाने के लिए मर रहा है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए मर रहा है, दूसरा वो जिसके 130-140 तो अभी से ही बन रहे हैं, बस वो ये सोच रहा है कि किसी भी तरीके से 180 प्लस लेके आ जाऊं, मेंस में भी 180-190 लेके आ जाऊं और एक इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाए। यहीं पर दो लोग हैं, दोनों की सोच अलग अलग है, तो आप खुद यहां से तय कर लीजिए कि सिलेक्शन किसका होगा। ठीक है, सिलेक्शन किसका होगा। ये जो 110 नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इनका होगा, लेकिन तब जब वो 180 वाले के बराबर या उससे दोगुनी तीनगुनी मेहनत करेंगे, तब हो सकता है। किस्मत साथ दे सकती है और नहीं भी दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है ना, वो हमेशा साथ देती है। जिंदगी में मैंने मेहनत किया है, ठीक है। जब खेत में मेरे पापा काम करते थे ना, तब मैं उनके साथ खेत में काम करता था। हाथों में ऐसे फोड़े हो जाएंगे ना, लेकिन तब भी मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा बताता हूं, आज ये वक्त है और आज से 1 साल पहले जस्ट मेरा वक्त था। आज से 1 साल पहले मैं कहीं नहीं था, बस अपने खेतों में था। काम कर रहा होता था पिछले साल के अक्टूबर नवंबर के महीनों में, ऐसे कुल्हाड़ी लेके मिट्टी निकाल रहा हूं मैं अपने पापा के साथ। और 1 महीने 1.5 महीने के बाद मेंस था। जो मेहनत की थी ना भाई, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। 2 घंटे 1 घंटे की मॉक में आप प्री में थक जाते हो, दिन में 2-2 घंटे की एक मॉक में मेंस की लगाता था। एक दिन में कम से कम 3 से 4 मॉक हम मेंस का लगाएंगे। जब दिल्ली आए, यहाँ पर एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया, यहाँ पर जाके 3 से 4 मॉक डेली लगाते थे, वो भी ये देखकर कि आसपास का माहौल इतना है, अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा तो मैं फेंका जाऊंगा कहीं दूर, मैं किसी कोने में पड़ा रहूंगा, ठीक है, मेरे हाथ में हमेशा बेरोजगारी रहेगी और कुछ नहीं होगा। 2-2 घंटे की 3-3 मॉक 4-4 मॉक, बस नीचे एक चाय की दुकान होती थी, एक मॉक दिया, इतना प्रेशर बन गया, जाके चाय पिया, फिर वापस आके फिर बैठ के मॉक। सुबह निकलते थे सूरज देखकर, रात को सूरज ढलने के बाद ही सीधा रात में 11-12 बजे आदमी निकल रहा है। बस वो 1 महीने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, बस अपनी किताबों को देखो, अपने कंसेप्ट को देखो, बनाओ, पढ़ो कायदे से, वही तुम्हें जो है कामयाब बनाएगी, वही तुम्हें आगे लेके जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखो, प्रॉपर तरीके से जो है पूरा एक अपना शेड्यूल बनाओ। आपकी कमजोरी, आपकी जो खासियत है, वो सिर्फ आप जानते हो, आपके अलावा कोई नहीं जानता है। आपको पता है आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपको पता है अगर आपकी जीएस कमजोर है तो सर आप काम करिए ना उसके ऊपर, किसी और को थोड़ी लेकर आएंगे सर आप काम करवाने के लिए, भैया मेरा जीएस है तुम अच्छा करवा दो, ऐसे नहीं होगा सर, आप ही को ढूंढना पड़ेगा ना। आप या तो इंटरनेट को ढूंढिए, या आप किसी किताब को पकड़िए, या आप कहीं और पे पकड़िए, लेकिन हाँ जो भी है आप प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर लीजिए, मेरा वीक पॉइंट है मैं इसके ऊपर काम करूंगा, ठीक है। तुम्हारा वीक पॉइंट है, अगर मानो कि आपका वीक पॉइंट है जीएस की तरफ, तो आप जीएस के ऊपर ज्यादा फोकस करो। वोकैबुलरी है तो वोकैबुलरी के ऊपर ज्यादा फोकस करो। हर जगह अपने आप में अच्छा है, हर जगह अपने आप में बहुत बेहतरीन है। आप अपने घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं, बाहर से भी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन बस पढ़ाई आपको करना है, ठीक है। कुछ सोशल डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं जिसके ऊपर थोड़ा काम करो। अगर किसी चीज पे लगता है कि समय ज्यादा जा रहा है, तो अपना प्रॉपर एक शेड्यूल बना लो कि इसको बस इतना ही लिमिटेड टाइम एक देना है, इससे ज्यादा नहीं। चाहे वो मोबाइल पर किसी से बात करना हो गया, किसी के साथ घूमने जाना हो गया, ठीक है, या परिवार का कोई भी एक तरीके से काम हो गया, तो अभी कुछ देर के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि एक बार आप बेहतर हो गए ना, आने वाली आपकी जितनी भी पीढ़ी है ना, वो मौज करेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि एक इंसान के ऊपर आज के टाइम में 3 जनरेशन का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर मैं हूं ना, तो मेरे ऊपर मेरा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी अपनी जनरेशन होगी, जैसे मैं हो गया, मेरी वाइफ हो गई, ठीक है, मेरे भाई हो गए, मेरी बहन हो गए, वो हो गए। एक मेरा पिछला जनरेशन, जैसे मेरे पापा हो गए, मेरी मम्मी हो गई, मेरे दादा हो गए, मेरे चाचा हो गए, वो ठीक। और एक मेरा आने वाला जनरेशन, जैसे मेरा बेटा हो जाएगा, मेरी बेटी हो जाएगी, मेरे जो आने वाले पूरी की पूरी हायरार्की होगी। बेशक मैं बहुत अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा, मैं एक बात ये मानकर चलता हूं, पल के लिए हम कहते हैं ना कि यार मेरे पापा में समर्थ उतना नहीं था कि वो मुझे इतना पढ़ा पाए, ठीक है, उनके अंदर समर्थ नहीं था। मेरे पापा ने तो खैर पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, अपनी रोजी रोटी मारकर मुझे पढ़ाया, इस बात के लिए मैं उनको हमेशा शुक्रगुजार हूं। बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मानो लाइफ आपको आज सबसे बेस्ट रिसोर्स नहीं देती है, ठीक है, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप शहर जाके पढ़ाई कर सको, ठीक, लेकिन आप तो अपने आप को इतना काबिल बना लो कि कल के दिन आपका बेटा आपसे ये बात ना बोले। आप बताओ, पहले आप अपने आप को उस काबिल नहीं बना रहे, और फिर आपका बेटा भी वही एक्सक्यूज देगा जो आप एक्सक्यूज दे रहे हो। इससे बेहतर यह है कि आप उसके लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म तैयार करके दो, और वो तब दोगे जब आप अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, अगर आप उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सोचते हो, वो तब पॉसिबल है जब आप उस लेवल की मेहनत कर रहे हो, आप उसको कुछ गिफ्ट में दे रहे हो, एक तरीके से एक बोलते हैं ना विरासत में मिली है, तो ये आपकी कामयाबी से उसको विरासत में मिलेगा, और इसके लिए बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है।
समझ में आ गया बात? मन लगा के पढ़ो भाई, बस और कोई दिक्कत की बात ना है, ठीक है। बाकी चीजें सब साइड कर दो, पड़ोसी वड़ोसी की सब बातें साइड हो जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ढंग से अपने ऊपर मेहनत कर लो, ठीक, ताकि आने वाली पीढ़ी कम से कम बोल सके कि हाँ भाई साहब ये हमारे लिए कुछ छोड़ कर गए, कुछ अच्छा करके गए, देश के लिए भी कुछ अच्छा कर लोगे आप, ठीक। और छोटी छोटी चीजें हैं ना, छोटी छोटी चीजें पे आप काम करो यार। मैं आज यही बात हो रही थी मेरी अनिल सर से कि एक वो दिन था कि सर जब यहाँ पर व्हाइट बोर्ड लगा होता था, डिजिटल बोर्ड नहीं था सर, व्हाइट बोर्ड था, मार्कर से आते थे पढ़ाते थे, 5 बच्चे 10 बच्चे लाइव देखा करते थे, 20 बच्चे लाइव देखा करते थे। सर हमने तो शुरुआत वहां से की है, हमें तो सर डूबने का डर ही नहीं है, क्योंकि हमने तो शुरुआत ही 0 से की है। आज 1000 बच्चे लाइव देख की है, आज 1000 बच्चे लाइव देखते हैं, कल हो सकता है 10,000 बच्चे लाइव देखेंगे, एक दिन 1 लाख बच्चे भी लाइव देखेंगे, वो भी पल आएगा। तो जो व्यक्ति एकदम नीचे से शुरुआत करता है ना, उसको पता होता है यार कहां कहां पर ब्रेक थ्रू आएंगे, और डर नहीं लगता फिर। बस उसी तरीके से मेहनत करो। बेशक आपका स्कोर 60 आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन ये 60 से जो है ना, 60 के बाद 60 पे ही नहीं रुकोगे, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, 100 आएगा, 190 भी आएगा। एक पल था जब मैं ये सोचा करता था कि यार जिस दिन मैं टॉप मारूंगा ना, पक्का मेरे जो पोस्टर हैं वो हर जगह पर लगेंगे, ठीक है। किसी पर्सन से मेरी एक दोस्त था, उससे लड़ाई हो गया था, तो मैंने सोचा था कि चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, अपना जो है जिस दिन टॉप मारूंगा इसके घर के सामने अपने पोस्टर लगवाऊंगा। आज इतना है ना कि लोग खुद मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, ठीक है, उनको पता है कि हाँ क्या है, ठीक है बंदा चलो बहुत अच्छा है। किसी की कामयाबी फिक्स नहीं होती यार, कौन कहां जाकर कैसे हिट मार देगा किसी को पता नहीं होता है। बस मेहनत करते रहिए, भगवान देख रहे हैं आपकी मेहनत को, और वो जरूर आपको सफल इंसान बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे। ये मैं मानता हूं, इस बात को मैं यकीन करता हूं, मैं इस बात पे, ठीक है, इस पे मैंने बिलीव किया। बस मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं है। जब मैं 6 क्लास में था ना, तो 6 क्लास में मेरा स्कोर सबसे डाउन आता था, सबसे ज्यादा डाउन, ठीक है। मुझे मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया था ना कि अपने आप में बहुत बेकार सा फील होना शुरू हो गया था। बाकी लोगों के स्कोर आ रहे हैं, टीचर भी मुझे उस तरीके से देख रहा है, मैं कितना भी बढ़िया प्रेजेंटेशन लेकर क्यों ना चला जाऊं अपने स्कूल में, एक टॉपर है उसका नाम पढ़ते उसको 10 में 10 दे दिया जाएगा, और मेरा प्रेजेंटेशन को ऐसे फेंक देगा जैसे लागू की पता नहीं क्या उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। बस उस पल की खुन्नस इतनी थी ना कि यार बस अब तो लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ भी हो लेकिन अच्छा करना है। जिस दिन जिंदगी में मौका मिल गया ना, तो सबको जवाब देके दिखा दूंगा मैं। मौका मिला, दिल्ली आए, दिल्ली आकर तैयारी की, ढंग से तैयारी की, बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं का मेरे ऊपर हाथ रहा, विक्रमजीत सर का हाथ रहा, एक राम सर उनका हाथ रहा, एक अनुराग सर उनका हाथ रहा, सबका आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। उस तरीके से जिंदगी में मेहनत करता चला गया, सभी का प्यार मिलता गया, सपोर्ट मिलता गया, और आज आपके सामने है कि जो लोग जो मेरे से काफी ऊपर थे, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों ने इंजीनियरिंग की, ज्यादा से ज्यादा उनको आईआईटी मिली, बीआईटी मिली, एनआईटी मिली, पैकेज उनकी है महीने की 60,000 70,000, और उतना कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन एक हफ्ते में आ जाते हैं अपने पास, तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो बस ये है, मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आपकी कामयाबी सर कहीं फिक्स नहीं है कि आप कहां जाएंगे, मेहनत करते रहिए, तोड़ आएगा। मैंने कहा ना, 1 साल में लाइफ ऐसी बदली है कि 1 साल पहले आई वॉज एस्पिरेंट एंड राइट नाउ आई एम एन एजुकेटर एंड वेल एजुकेटेड ऑन अ वेल चैनल, सिर्फ आप लोगों की वजह से। और अभी तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है दोस्त। ये एक छोटे भाई की तरह मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि यार मैंने ये चीज खुद महसूस की है, आपको भी ये महसूस होगा, बस आप पढ़िए। देखो, किसी की सफलता की कहानी सुननी है ना, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मजा आता है किसी की सुनने में, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि क्या आप उस तरीके का, आप भी उस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं? क्या आप भी अपने आप को उस तरीके से क्रिएट करने के लिए सोच रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि हाँ आपकी भी सफलता की कहानी हो, लोग सुने, इंटरेस्ट ले? अगर हाँ तो भाई साहब लग जाओ मेहनत में, सुनो सब किसी की, लेकिन अपने मन में वो एक आस लेके चलो कि भैया आप तो फोड़ेंगे, ठीक है। बस 1 साल दबा के रखो। इस यहां पर पहुंचने के लिए, यहां तक बात करने के लिए ना, मैंने अपने आप को 1.5 साल बैकग्राउंड में इतना काम किया, एक एक कंसेप्ट के ऊपर काम किया, एक एक क्वेश्चन के ऊपर काम किया। बस मुझे उस मौके की तलाश थी कि बस ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी जाऊंगा ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। गुरुकुल संभाल दिया पूरा ऑफलाइन, गुरुकुल में सभी बच्चे हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, आप लोगों का प्यार है, कंटेंट है। इस 6 महीने साल भर के अंदर मैंने वो भी काम किया जो बड़े बड़े एजुकेटर्स 5 साल 10 साल में भी नहीं कर पा रहे। शीट्स देखोगे आप, पूरा प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड मिलेगा। ये एक टीम वर्क है, एक एफर्ट है, सभी का एफर्ट है, मेरे साथ जो जुड़े हैं उनका एफर्ट है, हम लोगों ने उस तरीके से काम किया। तो ये था कि हमारा बैकग्राउंड में फिक्स है। आज भी मैं रात के 3 बजे 4 बजे सोता हूँ, सुबह वापस मेरी 9 बजे गुरुकुल में क्लास लग जाती है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं 4 बजे नहीं सोता रात में, और सुबह 9 बजे कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं गुरुकुल में ना पहुंचूं क्लास लेने। मेहनत आज भी मेरी उतनी है, बस यही मेहनत है कि हो सकता है जिंदगी में और आगे लेके जाओ। और मैं यही बात आपको भी हाथ जोड़कर विनती करूंगा आपसे कि आप भी बस मेहनत करो सर।
ये पल वापस नहीं आएगा। धीरे 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 आपका एज निकल जाएगा, और एज निकल जाएगा फिर हाथ मलते रह जाओगे और कुछ नहीं मिलने वाला है लाइफ में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा करो। मैं जनरली जो है इतनी बातें नहीं करता, आपको भी पता है। सेशन के दौरान अगर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो बस मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूं, लेकिन आज जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन पता ही नहीं किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या फायदा ऐसी तैयारी का? आप मेरी वीडियो 4 घंटे देख लो, ठीक है, और 4 घंटे के बाद आप कुछ ना पढ़ो। सर मैं बता रहा हूं वो 4 घंटे भी बेकार है, वो 4 घंटे भी बेकार हैं। अभी के जो ये आधे घंटे जो मैंने बात कही है ना, अगर जब जब आप डिमोटिवेटेड फील होना ना, आप बार बार ये मेरी बात सुनना, रिवाइंड करके सुनना, वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो। जब जब हो 2x की स्पीड पे चला देना, सुनना, देखना, एनर्जी ना आ गई तो फिर कहना। बस इस बात का ध्यान रखो। प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, ये जिंदगी में हमेशा आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगी। पढ़ाने का काम मेरा है, मैं आपको मैथ्स पढ़ा सकता हूं, मैं आपको मैथ्स सिखा सकता हूं, मैथ्स से प्यार करवा सकता हूं, लेकिन सिलेक्शन अल्टीमेट आप ही के हाथ में है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सभी सब्जेक्ट पढ़ना होता है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, हर कुछ चाहिए होती है। ठीक है, और ध्यान रखो आप यहाँ पे। चलो, तो आज जो है यहाँ पर पढ़ते हैं भाई साहब, ठीक है। आज जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है एक्सक्लूजन। और एक्सक्लूजन में देखो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। 2 पॉइंट होंगे, एक होगा एक्सक्लूजन, और एक्सक्लूजन के बाद फिर हमारे यहाँ पर होंगे 2-3 और पॉइंट जबरदस्त वाले। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। ऐसे सवाल जो पेपर में आजकल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आप देखो। सबसे पहले एक्सक्लूजन के अलावा ऐसे सवाल जिसको हम रॉन्गली एंटर्ड कहते हैं, और ऐसे सवालों का मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। बिल्कुल आप ऐसे सवालों को सेकंडों में कर पाओगे, बस मेरी बात को समझना। मेरी बात अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में ही बताया करो यार। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे सेशंस लेकर आऊंगा। संडे को स्पेशल आ गया, चर्चा हो जाएगी परीक्षा के ऊपर, कुछ बातें हम लोग कर लिया करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। तो वो आप तभी मुझे, मतलब आप बताओगे तब तो मुझे पता चलेगा ना। एक ड्राइवर को आप इशारा ही नहीं करोगे कि गाड़ी उसको लेफ्ट में लेके जानी है कि राइट में लेके जानी है, तो वो तो अपने चाल से चलाएगा। ठीक है, तो मैं कभी ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपने अकॉर्डिंग आऊं और यहां पर पढ़ाऊं और चला जाऊं, बस मेरे अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ो। कुछ बातें आपकी भी मेरे साथ होनी बहुत जरूरी है कि आप भी क्या चाहते हो, आप किस लेवल पर हो, आपको कहां जाना है। आप पूछो ना मुझसे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप पूछो तो सही कि हाँ सर बताओ, मेरी हेल्प करो सर, मैं ऐसा सिचुएशन में हूं, यहां से मुझे बताओ क्या करना है। भाई की तरह पूछो यार, मैं बताऊंगा। ठीक है, चिंता क्यों कर रहे हो? ये चैनल आपका है, ये प्यार आपका है, ये सपोर्ट आपका है। ठीक है, चलो आ जाओ। सवाल देखो, कहा गया है, while finding the average of a 10 given number, a student by mistake wrote 64 in place of a 46 and got his average 50। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन नंबर इज। अब देखो ये सवाल है ना, एक लाइन में ये सवाल बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, बस एक लाइन काफी है। ठीक है, उसने मिस्टेक से कितना लिख दिया? 64 लिख दिया। किसके स्थान पे? 46 के स्थान पे। मतलब यहां पर उसकी संख्या क्या हो गई? तो यहां पर इसकी संख्या उसने 18 ज्यादा लिख दिया। उसने 18 ज्यादा लिख दिया, उसने 18 ज्यादा लिख दिया यहां पर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 18 कम करना पड़ेगा। और 18 कितने संख्याओं पर कम करना पड़ेगा? 50 संख्याओं पे, यानी हर संख्या पे 3.6 की कमी। 50 में से 3.6 घटा दो। ठीक है, सही है। यहां पर देखो, यहां पे 18 दूनी 36 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो 10 गिवन नंबर है यहाँ पे, एक मिनट 1.8 यहाँ पर ये 10 संख्याओं पर है, तो यहाँ पर 1.8 की कमी आ जाएगी। और 1.8 किस में से घटा दो? 50 में से 1.8 घटा दो, 48.2 हमारा आंसर आएगा। 48.2 आंसर आएगा। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक मैंने अगर 1 सेकंड में किया इस सवाल को, तो मैंने कैसे किया, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस सवाल को बेसिक के माध्यम से समझिए कि बेसिक से आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे। आप बोलेंगे सर देखिए हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। उस 10 संख्या में से कहानी यह हुई है कि किसी एक संख्या को हमने गलती से 64 लिख दिया है, और उसको लिखना कितना था? तो 46 हमें लिखना था। और इसके चलते हमारा गलत एवरेज 50 आ गया। तो हमारा सही जो औसत होगा वो कितना होगा? हम बोलेंगे सर बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले तो आप ये बताओ कि आपके पास जो टोटल संख्या थी वो कितनी थी। जैसे कहने का मतलब आपका औसत 50 है और आपके पास संख्या कितनी है? 10 है। तो आप बोलोगे सर 50 × 10 टोटल नंबर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर टोटल नंबर हमारा 500 हो जाएगा। 50 × 10 टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इस 500 में से क्या करना है? जो गलत संख्या है उसको निकाल देना है। तो आपको क्या करना है? 64 इसमें से निकाल देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? जो सही संख्या है उसको ऐड कर देना है, यानी 46 वाले को ऐड कर देना है।
ठीक है, और भाग कर देना है कितना, जितनी संख्याएं हैं यहां पर, कितनी संख्या है टोटल 10 संख्या है, तो आपको इससे 10 से भाग कर देना है, तो आप इसको 10 से भाग कर दो। अब आप देखो यहाँ 500 का 500 है यहाँ पे, ठीक है, 64 और 46 इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, तो 18 आएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर इसको 10 से भाग करो। 500 को 10 से भाग करोगे तो 50 आ जाएगा, और 18 को 10 से भाग करोगे 1.8 आ जाएगा। 50 में से 1.8 गया तो 48.2 आ जाएगा। लेकिन ये तो हो गया सवाल को बेसिक से करने का तरीका सर, ये सवाल को हो गया बेसिक से करने का तरीका। हम आपको एक लाइन वाला अप्रोच बताएंगे अभी इस सवाल में, कि अगर आप परीक्षा दे रहे होते तो आप उसमें एक लाइन का अप्रोच कैसे लगाते और आप सवालों को सेकंडों में कैसे बनाते। क्योंकि ये सवाल जो है ये आपके सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है, जो आपके 2020 में पूछा गया सवाल है। अब अगर ये 2020 में पूछा गया तो इसको थोड़ा सम्मान देना है, प्यार देना है, ठीक है, और प्यार देना है तो कैसे देंगे, तो आप बोलेंगे देखो क्या होता है, आप ऐसे समझो, और प्यार देना है तो कैसे देंगे, तो आप बोलेंगे देखो क्या होता है, आप ऐसे समझो कि मानो कि यहां पर मेरे संख्याओं का कुछ मेरा औसत है। मान लीजिए कि हमारा औसत 50 है। क्या होता है कि इसमें जो है मेरे पास ऑलरेडी एक गलत संख्या और एक सही संख्या लाना है। तो कभी भी क्या होता है कि आपको क्या होता है, गलत संख्या को निकाल देना होता है और सही संख्या को डाल देना होता है औसत के अंदर। यानी हम यहां पर कहेंगे कि हमको 64 को निकाल देना है और उसके जगह पे कितना ऐड करना है, तो 46 ऐड करना है। ठीक, यहां पर जो भी परिवर्तन आएगा ये पूरा का पूरा कितने लोगों में बंट जाएगा, तो 10 लोगों में बंट जाएगा। तो 46 और 64 का अंतर होता है 18, -18 को 10 से भाग करेंगे, यानी औसतन अब हर किसी पर 1.8 की कमी आ जाएगी। औसतन हर किसी पर 1.8 की कमी आ जाएगी। तो पहले जो औसत मुझे 50 दिखता था, अब वो 50 ना दिखकर मुझे 1.8 कम दिखेगा, यानी 48.2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल सेम तरीके से देखो, एमटीएस में पूछा गया सवाल है। कहा गया कि 38 बच्चों का औसत 42 किलो है। 38 बच्चों का औसत 42 किलो है। एक जो डेटा है वो 46 था, इट वाज मिसरीड एज 26 केजी इन वन ऑफ द रीडिंग। जिसका मान 46 किलो था उसको गलती से हमने 26 किलो पढ़ लिया था। तो बोला गया करेक्ट एवरेज बता दीजिए एक दशमलव के स्थान पे। देखो 38 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यह पाया गया है कि 46 किलोग्राम को भूलवंश 26 किलोग्राम पढ़ लिया गया। अब जिस संख्या को आप जो है, ठीक है, अब जिस संख्या को आप यहां पर देखो, जो संख्या जो है आपके लिए एकदम बेकार है, जो गलत संख्या है, उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आप बोलोगे सर 46 को हम यहां पर माइनस कर देते हैं और उसमें ऐड कर देंगे क्या, जो सही संख्या है। ठीक है, सॉरी माफ करेंगे, यहां पर जो मिसरीड किया गया है वो 26 है और जो सही डेटा है वो 46 है। तो गलत संख्या को माइनस कर दो, सही संख्या को इसके अंदर जोड़ दो। ये गलत संख्या माइनस हो गया, सही संख्या जोड़ दो और इसको भाग कर दो। टोटल जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं, 38 लोग हैं, तो 38 में इसको भाग कर दो। ठीक है, 38 में क्या कर दो, भाग कर दो। तो बोलोगे सर 46 में से 26 चला गया, 46 में से 26 चला गया तो 20/38, और 20/38 को जब आप भाग करोगे तो आप बोलोगे सर 20 को हमने 38 से भाग कर लिया। देखो यहाँ पे दशमलव लगा दोगे 200 आ जाएगा। ठीक है, आप यहां पर 20/38 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10/19। देखो इसको काटोगे तो बोलोगे सर ये 10/19 है, और एक पल के लिए 1/19 5.26 होता है, 5.26 होता है, यानी ये 0.5 के करीब में आएगा। अगर आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है तो इसको 20 बना लो, 10/20 0.5 के करीब में आता है, 10/20 0.5 के करीब में आता है। यानी हमारा औसत अगर इतना प्लस में है तो इतना से बढ़ जाएगा, अगर माइनस में होता तो घट जाता। पुराना वाला औसत कितना था, 42, उसमें इतना बढ़ जाएगा, यानी 42.5 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 42.5 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। जी हां, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 42.5 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एमटीएस का पूछा गया सवाल था। हमें बस करना ये होता है कि जो गलत डेटा है उसको माइनस करेंगे, जो सही डेटा है उसको जोड़ेंगे और इसको भाग कर देंगे टोटल डेटा में, यानी टोटल 38 हो गया। तो हम यहां पर बोलेंगे सर 0.5 का इंक्रीज आ गया, सर 0.5 का इंक्रीज आ गया। पुराना डेटा 42 है और 0.5 का इंक्रीज 42.5 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, इसी कांसेप्ट के ऊपर सीएचएसएल में पूछा गया है। इसी कांसेप्ट के ऊपर सीएचएसएल में पूछा गया, मतलब ये सवाल ऐसा है जो सीजीएल में भी आया था, सीएचएसएल में भी आया था, एमटीएस में भी आया था। आपको आंसर सही देना है। बोला गया रवि के 5 सब्जेक्ट में औसतन नंबर 150 है, लेकिन मैथमेटिक्स में 43 को गलती से 23 पढ़ दिया गया था कैलकुलेशन के दौरान। तो करेक्ट एवरेज कितना होगा? आप बोलेंगे
बोलेंगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, जो गलत डेटा है 43 वाज मिसरीड एज 23, गलत डेटा कौन है तो 23 है, तो 23 को माइनस कर दो। क्या कर दो, गलत डेटा को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जो सही डेटा है उसको क्या करेंगे, जो सही डेटा है उसको हम जोड़ देंगे यहां पर, और इसको भाग करेंगे कुल लोगों में, इसको भाग करेंगे टोटल कितने सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट है, तो इसको भाग कर दो 5 सब्जेक्ट में। 43 में से 23 चला गया तो कितना बचेगा बता दो दोस्तों, तो बोलोगे सर 20 बचेगा। इस 20 को 5 सब्जेक्ट में दे दोगे तो प्रत्येक वाले को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी हमारा औसत अगर +4 आ रहा है तो 150 में 4 जोड़ देंगे, अगर औसत -4 आ रहा है तो 150 में 4 को घटा देंगे, यानी 150 + 4 154। इतना लाजवाब ट्रिक है आपके लिए, मैंने इसलिए कहा मैजिकल ट्रिक आप सीखने वाले हो, जिससे आपको सच में लगेगा कि हाँ भैया कुछ सीखा है, कुछ दमदार सीखा है। सवालों को हम ऐसे नहीं सेकंडों में कहते हैं, सेकंडों में बनाकर दिखाएंगे एग्जामिनर को, तब पता चलेगा कि हाँ भैया हमारे अंदर दम है सेकंडों में बनाने का। और आपको मैं सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल करवा रहा हूं सर। आप ये देखो, पहले सीजीएल 2020 के प्री से क्वेश्चन का शुरुआत की, फिर उसके बाद मैंने एमटीएस का सवाल करवाया जो कि 10वीं लेवल पर होता है, फिर थोड़ा एक लेवल ऊपर करवा दिया जो 12वीं लेवल पर होता है, फिर उसके बाद एक और लेवल ऊपर करवा दिया जो सीजीएल पर होता है। अगला हो सकता है सीजीएल मेंस का मिल जाए, क्योंकि मैं जो कैटेगरी बनाता हूं वो टाइप वाइज भी होता है और लेवल वाइज भी होता है, ताकि आप पकड़ सको और एक साथ सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सको और सभी के जो है क्वेश्चंस को आप बना सको। सेम तरीके से सवाल में कहा गया है 40 बच्चों का जो औसत है वो कितना है, तो 68 है। ठीक, 2 स्टूडेंट का जो नंबर है वो इनकरेक्टली इतना और इतना एंटर कर दिया गया है, इंस्टीड ऑफ इतना एंड इतना, इंस्टीड ऑफ इतना एंड इतना, मतलब जो सही डेटा था वो ये था और ये दोनों नालायक गलत डेटा है। ठीक, बोला गया करेक्ट एवरेज कितना होगा बता दीजिए, करेक्ट एवरेज कितना होगा बता दीजिए। बहुत लाजवाब सवाल है भाई साहब, मजा आ गया। मतलब जो गलत डेटा है वो क्या है, तो बोलोगे सर गलत डेटा 48 है और 64 है, तो गलत डेटा को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 48 को माइनस कर दो और 64 को माइनस कर दो। जो सही डेटा है वो क्या है, तो सही डेटा हमारा 84 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और इसको कितने लोगों में भाग करेंगे, तो इसको 40 लोगों में भाग करेंगे। कितने लोगों में भाग करेंगे, 40 लोगों में। आज आप लोगों को हम एक स्टाइल बता देते हैं सवाल को हल करने का, मेरी बात को सुन लेना। जब भी किसी 2 अंकों की संख्या को, मेरी भाई, जब भी किसी 2 अंकों की संख्या को, जैसे मानो 2 अंकों की संख्या 82 है और इसको पलटी करके 28 लिख दिए, 2 अंकों की संख्या का स्थान बदलते हो ना, तो जो इनका अंतर होता है वो सीधा एक लाइन में निकाल सकते हो और वो होता है 9 इंटू इन दोनों का आपस में डिफरेंस। इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना है, 6 है, यानी इन दोनों का अंतर 54 आएगा। जैसे मानो मैं अगर बोलूं यहां पर 32 हो गया और यहां पर 23 हो गया, यही 32 को पलटी करके 23 लिख दिया गया है, तो इसका अंतर जो होगा वो होगा 9 इंटू इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। उसी तरीके से मानो 46 है और 64 है, तो मैंने कहा इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो यहां पर बोलोगे 9 इंटू 6 और 4 का अंतर कितने का होता है, 2 का, यानी इन दोनों का अंतर 18 होगा। कि क्यों बता रहे हैं आपको ये बात, क्योंकि ऊपर यहां पर इसी तरीके के कुछ संख्याएं अरेंज्ड है। जैसे 48 है और 84 है, 48 को ही पलटी करने पर 84 आया है, तो 48 और 84 का जो अंतर होगा वो कितना होगा, तो मैंने कहा 84 में से मानो 48 घटाना है, 84 में से 48 घटाना है। कैसे करोगे, तो बोलोगे सर 9 इंटू 8 और 4 का अंतर कितना होता है, 4 होता है, यानी 9 चौके 36, तो बोलोगे सर 84 में से 48 जाएगा तो 36 आ जाएगा। उसी तरीके से 9 इंटू 6 और 4 का अंतर होता है 2 का, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, यानी 46 और 64 का अंतर कितना, 18। बड़ा वाला कौन है, 64 है, तो यहां पर आ जाएगा -18 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 40। बाकी किसी को अलग तरीके से करना है तो वो भी कर सकता है। 36 से 18 गया तो आ जाएगा 18 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 18 बटे 40 लमसम दशमलव में जो है आपका 9 बटे 20 के करीब में आएगा, और 9 बटे 20 में ऊपर नीचे 100 से, ऊपर नीचे 5 से गुना कर दो, नीचे 5 से गुना करोगे 100 बन जाएगा, ऊपर 5 से गुना करोगे 45 बन जाएगा, 45 को 100 से भाग करना आसान रहेगा, तो ये आ जाएगा 0.45। कितना आ जाएगा, 0.45 आ जाएगा। यानी हम बोलेंगे कि जो हमारा औसत है वो हमारा औसत इतने से बढ़ जाएगा। अगर ये डेटा प्लस में है तो औसत 68 से इतना बढ़ जाएगा, अगर ये डेटा माइनस में है तो इतना घट जाएगा। पुराना औसत कितना था, 68 था, उसमें इतने की वैल्यू बढ़ गई, यानी 68.45 हो गया। तो असल में हम कर क्या रहे हैं, असल में हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो हम पुराने औसत को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, वो 68 था तो वो 68 रहेगा,
ठीक है, बस हम ये देखते हैं कि नंबरों को बदलने के चलते औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मानो मैंने क्या किया, गलत संख्या को निकाल दिया और नए संख्या को डाल दिया, तो या तो ये हो सकता है कि कंपनी में जब कुछ नए लोग आते हैं तो उनके पास ज्यादा वैल्यू होती है, या ये होता है उनके पास कम वैल्यू होती है। जो भी वैल्यू इनके कारण आता है, ज्यादा आता है कम आता है, हम उसको टोटल लोगों में बांट देते हैं। क्यों टोटल लोगों में बांटते हैं? ताकि वो औसतन हर किसी में बराबर 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 बंट जाए, और बराबर बंट जाएगा तो हर किसी में औसतन इतना बंट जाता है। और पुराना औसत कितना था? इतना था, तो इतना में इतना ऐड कर दो तो नया औसत क्या आ जाएगा? आ जाएगा। नहीं बांटोगे तो वो औसत नहीं कहलाएगा, फिर इस बात का ध्यान रखो। ठीक, अगला सवाल वापस से सीजल का एक और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, देखते चलो। सवाल में कहा गया है कि 50 बच्चों का औसत मार्क्स जो है वो 64 है। ठीक है, दो स्टूडेंट के मार्क्स को रॉन्गली एंटर कर दिया गया है, 38 और 42, और उसके स्थान पर सही स्थान क्या है? 83 और 24 है। तो बताओ यहां पर करेक्ट एवरेज क्या होगा? एक लाइन में आंसर दे सकते हो यहां पे। तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, जो गलत डेटा है वो क्या है? तो गलत डेटा हमारा 38 है और गलत डेटा हमारा 42 है। और उनके स्थान पे कौन कौन सा सही डेटा है? तो 83 है और कितना है? तो 24 है। यहां पर ये रॉन्ग डेटा को माइनस कर दो, सही डेटा को प्लस कर दो, और इसको भाग कर दो टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं। 50 स्टूडेंट है तो 50 में, मतलब अगर कम भी होगा तो वही 50 आपस में मिल बांट के बांटेंगे, ज्यादा भी होगा तो वही 50 आपस में मिल बांट के बांटेंगे। तो बोलोगे सर 40 और 30 70 80, ये माइनस का 80 है। माइनस के 80 में प्लस 83 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, 24 और 3 27। तो बोलोगे सर 27 बटे में 50 आ रहा है, और 27 बटे 50 में ऊपर नीचे 2 से गुना करो तो 54 बटे 100 में 50 आ रहा है, और 27 बटे 50 में ऊपर नीचे 2 से गुना करो तो 54 बटे 100, और 54 बटे 100 का मतलब होता है 0.54। यानी इतने से हमारा औसत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर औसत आपका 64 है और 64 में इतना बढ़ा दीजिए, 64.54 इज द करेक्ट आंसर। दशमलव का सवाल था, कैलकुलेशन के बिना किया आपने, सवाल सेकंडों में हो गया, सीजीएल के प्री का क्वेश्चन था। इस बार अगर आ गया पेपर में ना, छोड़ना मत, जाके तुरंत बोल देना सर बोले थे माइनस करेंगे उसको जो गलत डेटा है, और जो सही डेटा है उसको प्लस करेंगे और भाग कर देंगे टोटल नंबर में, बस उस दिन छा जाएंगे गुरु। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। एक और एमटीएस का क्वेश्चन है सेम डेटा पे, लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे। इस कंसेप्ट पे ये लास्ट सवाल है, क्योंकि इसमें अब मैंने 3 नंबर्स डाल दिए हैं। पहले मैंने 1 नंबर डाला था, फिर उसके बाद मैंने 2 नंबर डाले, अब मैंने 3 नंबर डाल दिए सवाल में। अब आप इसको करके दिखाओ। ठीक, फिर उसके बाद हम आपको नई कैटेगरी बताएंगे, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया सर 50 संख्याओं का औसत गलती से 20 पढ़ दिया गया था। 3 नंबर इतना 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 थे जिसको रॉन्ग तरीके से ये पढ़ दिया गया था। तो बताओ करेक्ट एवरेज कितना होगा? करेक्ट एवरेज कितना होगा सर बता दीजिए जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर गलत डेटा क्या है? तो गलत डेटा हमारा 31 है, और गलत डेटा क्या है? तो 46 है, और गलत डेटा क्या है? तो 59 है, और सही डेटा क्या है बोलो तो 26 36 और 64 है। ठीक है, सही डेटा क्या है? तो 26 36 और 64 है। यानी जो सही डेटा है उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो बोलेंगे 26 हो गया, 36 हो गया और 64 हो गया। और क्या करेंगे? गलत डेटा को घटाएंगे, सही डेटा को जोड़ेंगे और भाग कर देंगे कितने से? तो भाग कर देंगे हम टोटल के टोटल 50 नंबर में, तो 50 से भाग हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है तो बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी की बात नहीं है। 50 30 80 10 90। ठीक, और 9 और 4 कितना हो गया? 9 और 4 13, यानी 136 हो गया, कितने का? माइनस में। अब यहां पर बात करते हैं तो 60 30 90 और 10 100 हो गया, 126 आ जाएगा प्लस में। ठीक, आप यहां पर देखो 60 30 90 100 126, माइनस का 136 प्लस का 126 क्या देगा बताओ जल्दी से? -10 देगा कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर, यानी ऊपर आ जाएगा -10 बटे 50। अब -10 बटे 50 का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे 2 से गुना करो तो 2 बटे 10 यानी -0.2। कितना आ जाएगा? तो -0.2। अब आपका औसत कितना है सर? आपका औसत 20 है। 20 में आप 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो बोलेंगे सर हमारा औसत 20 था, अगर यहां प्लस आता तो इसमें 0.2 जोड़ देते, हमारा तो 0.2 आया है, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 19.8 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये अपन का स्टाइल है सवाल को सॉल्व करने का। हम लोग XYZ मानकर अगर पेपर में जिस दिन करने लगे ना, तो समझ लो सिलेक्शन के बाहर खड़े हैं। ठीक है, बॉर्डर के बाहर खड़े हैं, इस बात को ध्यान रखा करो। छोटी छोटी बातें यही तो ये क्लास आपको सिखाता है। और क्या सिखाता है? कि तुम्हें सवालों को, नए पैटर्न के सवालों को सबसे शॉर्ट में कैसे करना है, दूसरों से शॉर्ट में कैसे करना है। जितने में अगला सवाल पड़ेगा उतने में आपका आंसर आएगा। यकीन ना आए तो भेज के देख लो किसी को। अगर ये अप्रोच आपको कोई भेज दे तो मुझे कहना फिर। ठीक है,
चलो आ जाओ। अब उसके बाद मिसलेनियस नंबर 2 कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसा कंसेप्ट जहां पर ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं, और ये सवाल होता है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, क्रिकेट सभी खेलते हो ना, तो बोलोगे हाँ सर क्रिकेट खेलते हैं, तो बस ये क्रिकेट से संबंधित कुछ सवाल हो जाएंगे और इनको भी आप सेकंडों बना सकते हो। आपका फेवरेट क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी से। सवाल में कहा गया है कि एवरेज रन ऑफ ए प्लेयर इज 32 आउट ऑफ 10 इनिंग। 10 इनिंग में उसका औसत रन। एक और बात, एक ग्रामर का क्वेश्चन यहीं से करेक्ट कर लो। यहां पर इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ये इनिंग्स होता है। याद रखना कि मैथ की क्लास में कभी हम पढ़े थे कि इनिंग्स होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। 1 बोलोगे तो भी इनिंग्स शब्द का ही इस्तेमाल होगा, और अगर आप बोलोगे 2 तो भी इनिंग्स शब्द का इस्तेमाल होगा। ये इनिंग सिंगुलर है, यही प्लूरल है, जो है सो यही है, इसमें से कभी एस नहीं हटता है, कभी भी एस नहीं हटता है। ये ग्रामर में पूछा जाता है, आपको इस बात का ध्यान रखो। फिलहाल सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल में कहा गया है कि 32, देखो 32 रन का औसत है 10 पारियों में। मान लीजिए हमारे चैंपियन कोहली जी हैं, 10 पारियां खेली, ठीक है, आईपीएल के 10 पारियां खेली, और 10 पारियों में उनका औसत जो चल रहा है वो 32 का चल रहा है। पूछा जाएगा हाउ मेनी रन मस्ट ही मेड इन द नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाई 6 रन। अगली पारी में वो जनाब कितना रन बनाएंगे, बताइए सर, अगली पारी में वो जनाब कितना रन बनाएंगे कि उनका औसत 6 रन से बढ़ जाए। आप बोलेंगे सर देखिए सवाल को हम 4 तरीके से कर सकते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तरीके से किया जा सकता है, जो सबसे बेस्ट वाला है वो बताइए। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो अभी नादान है वो बेसिक सीखे, सबसे पहले बेसिक से कैसे करेंगे, और फिर दूसरा हम आपको प्रो लेवल का बताएंगे कि इसको सेकंडों में कैसे किया जाता। ठीक है, अब आप यहां पर समझो कि आपको सवाल में क्या बोला गया। आपको सवाल में बोला गया है कि उनकी 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है। 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है, यानी टोटल रन जो उन्होंने 10 पारियों में बनाई है वो कितना बनाया है, तो 32 इंटू 10 रन बनाया है, यानी 320 रन बनाया है। ये आप बोलोगे सर उनका टोटल स्कोर है। उसके बाद कितना रन वो अपनी अगली इनिंग में बनाए, मान लेते हैं कि 320 रन उन्होंने अब तक बना दिया था, उसके बाद अगली इनिंग में वो एक्स रन बनाते हैं। ठीक, तो यहां पर जो औसत आएगा वो कितना आएगा, तो बोला गया उसका औसत 6 से बढ़ जाएगा, औसत 6 से बढ़ जाएगा। यानी ये कितने पारियों का रन था, तो 10, ये एक पारी, यानी ये टोटल हो जाएगा 11 पारी का। 10 पारी का रन 320, एक पारी का रन एक्स हो गया, तो टोटल 11 पारियों का रन जो है वो 320 प्लस एक्स हो गया। 11 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, और कैसा औसत आएगा, तो टोटल 11 पारियों का। और सवाल में कहा गया उनका औसत 6 रन से बढ़ जाता है, यानी 32 जमा 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब यहां बैठकर सॉल्व करोगे तो एक्स का मान आएगा, बोलोगे सर देखो, और एक लाइन में इसको लेकर आएंगे, यहां पर 1 सेकंड में आंसर आएगा, देखना प्रो लेवल जब बताएंगे। तो यहां पर बोलोगे सर 320 प्लस एक्स हो गया, और 11 इंटू 38, 11 का गुना बताया है कि नहीं बताया है, बताओ, तो बोलोगे हाँ सर बताया है। 11 को जब आप 38 के साथ गुना करते हो तो बोलोगे सर 8 आ गया, 8 और 3 11 का 1 आ गया, और 3 और 1 4 आ गया, यानी 418। ठीक है, कितना आ जाएगा, 418। तो बोलोगे सर x बराबर 418 में से 320 घटा लो, 80 और 18 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 98 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा बेसिक के माध्यम से जो सवाल का आंसर आएगा वो 98 आएगा। लेकिन जो बालक मेरा इंक्लूजन का देखा हुआ है, जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है, उसको समझ में आएगा कि यार ये तो एक लाइन का सवाल है, और एक लाइन का सवाल कैसा है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस सवाल को हम इंक्लूजन में कह सकते हैं? क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि आज मेरी कंपनी में 10 लोग हैं और हर किसी के पास 32 रुपए हैं, एक नए व्यक्ति के आने के चलते मेरा औसत 6 से बढ़ जाता है, नए व्यक्ति के आने के चलते औसत 6 से बढ़ जाता है। तो याद करो कल की क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ाया था कि नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। याद आ रहा है या भूल गए? इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, इंक्रीज हो गया और इनटू कितना, इनटू करेंगे फाइनल मेंबर से, यानी फाइनल कितना हो गया, यहां पर फाइनल लो कितने हो गए, ये हमेशा ध्यान रखो। तो आप बोलोगे जी सर, यानी नया वाला जो इनिंग होगा उसमें पुराना औसत कितना है, तो पुराना औसत 32 है, पुराना के जगह पर ओल्ड के जगह पर ओल्ड शब्द 10 आता है, पुराने के जगह पर 32 आएगा। इंक्रीज कितने का हुआ, औसत कितने से बढ़ गया, तो औसत हमारा 6 से बढ़ गया है, और इनटू फाइनल का मतलब अब कितने इनिंग हो गए, पहले 10 इनिंग थे, अब एक और इनिंग आ गया, यानी अब हो गए 11 इनिंग। तो 11 का 6 गुना 66, 66 में 32 को जोड़ोगे 98, आपका एक लाइन में आंसर आएगा। इसलिए मैंने कहा था इतना करने में किसी भी बच्चे को मात्र 1 सेकंड लगेगा, और 1 सेकंड में वो इस सवाल का आंसर दे सकता है कि बेटा 32 तो औसत था उसका। आप अब इसका कंसेप्ट को समझो कि ये मैंने लिखा क्या है। बहुत बच्चे समझ रहे हैं ये फॉर्मूला, इसको रट लेना है, रटना नहीं है,
कंसेप्ट को समझना है। क्या होता है, आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे मानिए हमारे कोहली जी हैं और उनके ऊपर मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया है। वो कहते हैं कि भैया इस लड़के को देखो, ये इंडिया का हमारा कैप्टन है और 10 इनिंग में सिर्फ 32 रन का पारी खेल रहा है, औसत खेल रहा है, क्या करेगा ये आगे चल के। कोहली जी का हो जाता है दिमाग खराब, बोलते हैं देख भाई बात ऐसी है, अगले पारी में बेहतर करना पड़ेगा, तभी जाकर औसत को बढ़ा पाएंगे। तो अगले पारी में वो कुछ बेहतर खेल के आते हैं, जिसके चलते क्या होता है, हर किसी पे 6-6 रन बढ़ जाता है। तो आप बिना पेन उठाए ऐसे भी कह सकते हो कि यार उसको 6-6 रुपए हर पारी में दान दे देने हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि उसके पास एक 11 अकाउंट है और अब जाकर हर अकाउंट में उसको 6-6 रुपए डालने हैं, यानी 11 अकाउंट के लिए उसको 6 रुपए डालने हैं, तो 66 ये हो गया। और साथ में उस क्लब में शामिल होने के लिए 32 नंबर और लेकर आना है, यानी उस पर्टिकुलर पारी के लिए 32 नंबर लेकर आएगा और हर पारी को 6-6 से बढ़ाने के लिए, ठीक है, हर पारी को 6 से बढ़ाने के लिए 66 नंबर लेकर आएंगे। तो 66 और 32 कितना हो गया, 98। आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। सेम तरीके से बोला गया कि एक क्रिकेट का प्लेयर है जिसने यहां पर 10 इनिंग खेली है और उसका औसत रन कितना है, 21.5 है। बोला गया कितना रन उसको अगली इनिंग में बनाना चाहिए कि उसका औसत जो है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाए, तो 21.5 से 24 हो जाए, उसका औसत कितना हो जाए, इंक्रीज होकर 24 हो जाए। तो आप बोलोगे देखो भाई साहब बात ऐसी है, इस जनाब को 21.5 रन तो बनाने पड़ेंगे, ये बात तो तय है कि इनको 21.5 रन तो अगले इनिंग में बनाना है, तो बनाना है, ये तय है, ये नहीं बदल सकता है। उसके बाद यहां पर 21.5 से औसत बढ़कर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 24 हो जाएगा। 21.5 से 24 का मतलब कितना हो गया, हर पारी में 2.5 नंबर बढ़ेंगे, हर पारी में 2.5 रन बढ़ेंगे, तो हर पारी में 2.5 रन बढ़ेगा। और कितने पारियां हो जाएंगी, 10 पारी पहले थी और एक पारी और खेलेंगे, यानी इतना उनको 11 पारियों में लेकर आना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझ लो कि यहां पर 3 लोग हैं और बड़े खुशमिजाज लोग हैं, हर किसी के पास ऐसे समझ लो 3-3 रुपए हैं, हर किसी के पास ऐसे समझ लो 3-3 रुपए हैं। आज के टाइम में ये 3 लोग रहते हैं और एक नया बंदा इनके कमरे में आ जाता है। अब नया बंदा कमरे में आता है ना, तो हर किसी के पास 4-4 रुपए हो जाते हैं, हर किसी के पास 4-4 रुपए हो जाते हैं। तो ये लड़का कितना लेकर आता है, तो आप ये लड़का कितना लेकर आता है, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि सर अगर सभी के पास 3-3 रुपए थे तो सबके पास खुद की वैल्यू कितनी थी, तो 3-3 थी, तो ये अपने लिए भी 3 रुपए लाएगा, मतलब अपने लिए तो 3 रुपए लाएगा। उसके बाद हर किसी के लिए 1-1 रुपया लेकर आएगा, यानी 1-1-1-1 यानी 1 × 4 लेकर आएगा, तो बोलेंगे सर ये 7 रुपया लेकर आएगा। उसी तरीके से इस जनाब को 21.5 तो लेकर आने पड़ेंगे और हर किसी के लिए यहां पर 1.5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए करके लाना पड़ेगा। और कितने लोगों तक, 11 तक। इस बात को समझो यहां पर। तो आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल हो गया, आप देखो 2.5 को आपने 11 के साथ गुना किया, तो बोलोगे सर 21.5 तो हमारा ये हो गया यहां पर, और इसका गुना करो तो 5 आ गया, 5 + 2 7 आ गया, और यहां पर 2 आ गया, 0.1 पर है तो 1 आ जाएगा। 21 और 22 हमारा 41 हो गया, टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 42। 1 मिनट, ठीक है, 44 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर होगा, 44। कहीं गलती की है क्या हमने? अच्छा यहाँ पर 7.5 होगा ना, 27.5 होगा ना यहाँ पे, तो 27 और ये हो गया 49 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 27.5 आएगा भाई। आ जाओ अगला सवाल देखो, अगला सवाल बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धाकड़, देखो यहाँ पर बोला गया क्रिकेट का बैट्समैन जो है उसका औसत रन 11 इनिंग का, देखो बोला गया यहां पर कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, कुछ फिक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। अब यहां पर यह कह दिया गया है कि उसने 12वीं पारी में रन कितना बनाया है, यानी 90, जिसके कारण उसका औसत 5 से कम हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सर 27.5 कैसे आया? 27.5 2.5 को 11 के साथ गुना करने पर आया, 5 का 5 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, और 2 आ गया, 11 का गुना का लॉजिक ही यही है। ठीक है, चलो आ जाओ। यहां पर बोलोगे सर एक बैट्समैन है, ठीक है, और उसका जो एक सर्टेन एवरेज है, मान लेते हैं कि उसका औसत x है, 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, ठीक है, जिसके कारण उसके औसत में 5 की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसके औसत में 5 की कमी हो जाती है। तो बोला जाता है फाइंड इज एवरेज ऑफ रन आफ्टर
12 इनिंग। अब ये देखो, ये सवाल बहुत आसान है, आप इसको करना चाहो तो 2 से 3 मेथड में कर सकते हो। आप बोलोगे सर सबसे पहले अपन लगाएंगे बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड से इसको कल्पना करेंगे, समझेंगे कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। मान लो यहाँ पर मैं कहता हूं कि अ बैट्समैन हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर हिज 11 इनिंग। मान लो यहाँ पर कि हर पारी में, ठीक है, उसका औसतन रन x है, तो टोटल 11 पारियों में उसका जो रन होगा वो पहले कितना होगा, तो बोलोगे सर 11 पारियों में उसका टोटल रन इतना होगा। उसके बाद क्या होता है, 12वीं पारी में वो कितना रन बनाता है, तो बोलोगे सर 90 रन बनाता है, तो अगली पारी में वो कितना रन बनाएगा, तो 90 रन बनाएगा। ये 11 पारियों का टोटल रन है और ये एक पारियों का टोटल रन है, यानी अब हमारे पास टोटल कितने पारियों का रन है, तो बोलोगे सर 12 पारियों का। इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमारा जो एवरेज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रन या टोटल विकेट, ठीक है, अपॉन जितने भी यहाँ पर पारी हैं या टोटल इनिंग्स हैं, इस तरीके से करके। तो हमने इतना रन 11 पारी में बनाया, इतना रन एक पारी में बनाया, 12 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पारियों का औसत निकल के चला आएगा। और सवाल में कहा गया है इन द 12th इनिंग ही मेड अ स्कोर ऑफ 90 रन, आफ्टर दैट हिज एवरेज इज डिक्रीज्ड बाय 5। उसका औसत 5 से कम हो जाता है। यानी पुराना औसत हमने कितना माना था, तो बोलेंगे सर पुराना औसत x माना था, अब इसमें 5 की कमी हो जाती है, यानी औसत हमारा कितना हो जाता है, x माइनस 5। अब आप यहां पर इस सवाल को सॉल्व करो तो बोलोगे सर बात ऐसी है, देखो 11 इंटू एक्स 11x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 90 हो जाएगा, 12 से इधर गुना लगाओ तो 12 इंटू एक्स हमारा 12x हो गया, और 12 इंटू माइनस 5 60 हो गया। 60 को यहां पर लेकर जाओगे तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, तो 150, और 12x में से x घटेगा तो x की वैल्यू 150। सवाल में बचकर संभल कर चलना, बहुत बच्चे 150 आते ही आंसर टिक कर देते हैं 150, और यहीं पर उनके जीवन की वो सबसे बड़ी भूल होती है। यहीं पर उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों? क्योंकि भैया हमारा पुराना औसत x था और नया वाला औसत 12 पारियों के बाद x माइनस 5 है। ये हमारा 11 पारियों का औसत था और ये हमारा 12 पारियों का औसत है। सवाल में हमसे कहा गया है एवरेज ऑफ रन आफ्टर 12 इनिंग, यानी हमें x माइनस 5 की वैल्यू बतानी है। तो हमें यहाँ पर 150 में से 5 घटाना पड़ेगा, यानी 145 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात। 11 पारियों का औसत x था, उसमें 12वीं पारी को जोड़ दिया गया और 12 से भाग कर दिया गया, तो ये 12 पारियों के औसत के बराबर हो गया, और 12 पारियों का औसत इससे 5 कम है। ठीक है, फिर यहां से सॉल्व किया तो x का मान आया, x का मतलब 11 पारियों का औसत 150 है। हमसे बोला गया है 12 पारियों के बाद का बताओ, यानी 5 कम करके बताएंगे 145 आएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन फिर वो समय ज्यादा ले जाएगा, ठीक है, आपको समझाने में, इसलिए उसको रहने देते हैं। अगला सवाल देखो, एक और बैट्समैन का क्वेश्चन है, क्रिकेट के ऊपर है, जल्दी से बता दो। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनाई, अपनी 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 3 की वृद्धि हो गई। बताओ 17वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। ये सवाल आपके इस बार के सीजीएल 2020 में पूछा गया है, और साथ में पिछली बार ये सीजीएल के मेंस में भी पूछा गया था। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से। सीजीएल मेंस में भी पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया है। सवाल बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, एकदम डिट्टो वही है जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने करवाया था। अगर आप इस बार के सीजीएल के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखो भाई, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगा, ना मेरे तरफ से गाइडेंस में कमी रहेगी, ना मेरे तरफ से पढ़ाने में कमी रहेगी, ना मेरे तरफ से रेलिवेंट क्वेश्चन करवाने में कमी होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि बाबा आदम के ज़माने का कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं। बस आपको ये करना है, डेली मुझे फॉलो करते रहना है, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो बस हाथ पकड़ लीजिए, सफ़र जैसे जैसे बढ़ता चलेगा आप भी आगे आगे बढ़ते चलेंगे। तो बस जैसे जैसे जो है क्लासेस बढ़ते चलेंगी, आप डेली के डेली क्लास अटेंड करते रहा करो, आपका नॉलेज भी धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। जहाँ हाथ छूटा वहीं पर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो बस हाथ पकड़ के चलते चलिए, सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे लाइफ में। बहुत आगे अभी जाना, अभी यहीं क्या है, अभी सीखा ही क्या है, अभी बने ही क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि भैया देखो बात ऐसी है, ठीक है, बात ऐसी है यहाँ पर कि 16 पारियों का औसत x है, तो हम बोलेंगे कि 16 पारियों का औसत x है, तो 16 पारियों का टोटल रन देखो, 16 पारियों का औसत अगर हम x मानते हैं, जो टोटल स्कोर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 16x हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 85 को जोड़ दो ताकि 17वीं पारी को आप इसमें जोड़ पाओ, और भाग कर दो कितने से, तो 17 से। तो आप बोलोगे सर औसत रन 3 से बढ़ गया है,
औसत रन 3 से बढ़ गया यानी 85 रन जो है, ठीक है, यहाँ पर देखो तो x में कितने की बढ़त आ गई है, तो 3 की बढ़त आ गई है। अब ये बात हमें समझना पड़ेगा कि जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है। हर पारी का औसत रन अगर x था तो 16 पारियों में कितना रन बनेगा, तो 16x। 17वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 85 बनाया, तो 16 पारियों के रन में 17वीं पारी के रन को जोड़ देंगे तो ये टोटल 17 पारियों द्वारा बनाया गया रन हो जाएगा। इसको अगर हम 17 से भाग कर देते हैं तो ये हमारा औसत निकल के चला आएगा कि 17 पारियों में औसतन हमने कितना रन बनाया। और ये कहा गया है सवाल में कि उसका औसत जो है वो कितने से बढ़ जाता है, 3 से। ओरिजिनल औसत अगर हमने x माना था तो उसमें 3 बढ़ जाएगा यानी x प्लस 3 हो जाएगा। बस अब काम कुछ नहीं करना है, इसको भाग कर दो यहां से, तो बोलोगे सर कितना आसान काम है। 16x प्लस 85 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 17x प्लस कितना हो जाएगा 51 के, ठीक। 17 में से 16 चला गया तो x आ जाएगा और 85 में से 51 चला गया तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। बट ध्यान देना बाबू जरा बच के, ठीक है, हर कदम पर धोखा है। सवाल में कहा गया है एवरेज ऑफ रन आफ्टर 17 इनिंग, और पता चले 34 लेकर ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में टिक करके चले आए और घर पर आकर बड़े खुश हैं, अरे भैया हमारा तो आंसर आज आ गया था। जिस दिन आंसर किया गया उस दिन बॉम्ब फूटेगा और पता चलेगा कि 34 गलत है, क्योंकि 17 पारियों के बाद का पूछा गया है। आपने x जो बताया है वो 16 पारियों का है, अगर आपको 17 पारियों का बताना है तो उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी 34 में 3 जोड़कर 37 उत्तर देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, CHSL 2020 का पूछा गया सवाल। CHSL 2020 में पूछा गया सवाल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सवाल में कहा गया कि एक बैट्समैन अपने 44वें इनिंग में स्कोर बनाता है 86 रन का और इसके चलते उसका औसत 1 रन से बढ़ जाता है। बताओ 44 इनिंग के बाद उसका औसत कितने का होगा। बताओ 44 इनिंग के बाद उसका औसत कितने का होगा, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो साफ तौर पे बोलोगे सर देखो 44 इनिंग्स में अगर उसका औसत हम x मानते हैं, 44 इनिंग्स में अगर हम उसका औसत कितना मानते हैं, x मानते हैं, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, तो टोटल रन 44x हो जाएगा, ठीक। उसमें वो कितना का स्कोर बनाता है यहां पर, तो बोलोगे सर अ बैट्समैन इन 44 इनिंग्स मेक्स इतना रन एंड देयर बाय इज इंक्रीज, ठीक है। अब आप ऐसे समझो ये सवाल को, ये सवाल में क्या है, सवाल में आप ऐसे समझो, सवाल में कहा गया कि एक बल्लेबाज अपने 44वें पारी में इतना रन बनाया, अपने 44वें पारी में इतना रन बनाया और इस प्रकार उसका औसत रन 1 रन से बढ़ गया। 44वें पारी के बाद उसका औसत क्या है। इस सवाल को मैं आपको बताऊंगा 2 अलग अलग मेथड से। पहला मेथड मैं आपको बताऊंगा बेसिक से और दूसरा आपको बताऊंगा जिसमें आप अपने सोच को थोड़ा सा बढ़ा सको मेरे साथ और आप 1 सेकंड में आंसर इस सवाल का कर सको, ठीक। फिर उसके बाद जैसे आपका सोच यहाँ पर डेवलप होगा, वापस उसी कंसेप्ट पे हम ये वाला वही सवाल करवा देंगे 1 लाइन में, फिर ये वाला भी करवा देंगे 1 लाइन में। इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इस सवाल को आप समझ लो बेसिक कंसेप्ट से। कहा जाता है कि एक कोई भी बहुत स्टार बल्लेबाज है, अपने 44वें इनिंग में इतने का रन बनाता है, यानी उस इनिंग के पहले उसने कितनी इनिंग्स खेली थी, तो 43 इनिंग्स खेली थी, ठीक है। यानी उन 43 इनिंग्स का अगर हम औसत मान लेते हैं, मान लो x, तो हम बोलेंगे, अभी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, अभी मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। तो उन 43 इनिंग्स का अगर औसत x हो जाएगा तो यहाँ टोटल रन कितना बनेगा, तो जितने इनिंग्स हैं और जितना औसत है यानी 43x बनेगा, ठीक। उसके बाद उसने 44th इनिंग में कितना बना दिया, 86 रन बना दिए, तो 44th इनिंग में उसने 86 रन बना दिया, ठीक है। ये 43 पारियों का रन हो गया, ये 44th पारी का रन हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल पारियों से यानी 44 से, तो हमारा 44 पारियों का औसत आ जाएगा। और सवाल में कहा गया यहाँ पर देयर बाय इंक्रीजेस इज एवरेज बाय 1 रन, यानी पुरानी औसत में उसने 1 बढ़ा लिया है। तो अब इसका नया औसत कितना आया है, तो नया औसत इसका x+1 आ गया है। तो यहां पर बोलेंगे सर 43 को x के साथ गुना किया तो 43x आ गया, यहां पर ये 86 आ गया, बराबर हो जाएगा हमारा कितना के 44x + 44 के, ठीक। 44 में से 43 गया तो हमारा x आ जाएगा और 86 में से 44 गया, 6 से 4 2, 8 से 4 इतना, यानी x का मान 42 आ जाएगा। सवाल में हमसे x का मान नहीं पूछा गया है, सवाल में हमसे पूछा गया है कि 44 इनिंग के बाद उसका औसत कितना होगा, यानी जो x है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो x का मान आपका 42 आया है। अब ये x क्या है, तो ये x जो है 43 इनिंग का औसत है और हमसे बोला गया 44 इनिंग के बाद, यानी इसमें 42 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 43 आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। अब आप मेरे साथ बस एक छोटा सा काम करिए, आप मेरे साथ कोऑपरेट करिए और इस सवाल को मैं बिना फॉर्मूले के, बिना किसी इसके इस तरीके के अप्रोच का इस्तेमाल किए मैं आपके लिए सेकंडों में इस सवाल को बना के दिखा दूंगा। आपको क्या करना है, आपको बस एक पल मेरे साथ जो है अपनी सोच को मिलाना है। आप मुझे खुद बताओ कि मैं एक बहुत बड़ा बल्लेबाज हूं, मान लो, ठीक है, और मैंने इसके पीछे जो है 43 पारियां खेली हैं, 43 पारी मैं खेल चुका हूं। अभी मैं राइट नाउ जो खेल रहा हूं वो 44th इनिंग खेल रहा हूं, और ये 44 में मुझे जो है 86 रुपया, मैंने मानो इस तरीके से कि मानो कि अब जो है मेरे परिवार में टोटल, ऐसे समझ लो आप कि मेरे परिवार में 43 लोग हैं मेरे पीछे, मेरे पीछे 43 लोग हैं। सर मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, मेरे पीछे 43 लोग हैं और मैं इस परिवार का 44th मेंबर हूं, 44th मेंबर हूं। मैं घर में रुपया लेकर जाता हूं 86 रुपीज, मैं घर में 86 रुपीज लेकर जाता हूं, और उसके बाद क्या होता है, हर किसी के पास एक एक रुपया बढ़ जाता है, हर किसी के पास एक एक रुपया बढ़ जाता है। तो मेरे जाने के बाद परिवार का औसत वैल्यू कितना होगा, यानी मैं बोलूंगा कि यार ये जो 86 रुपया हो गया ना, इसके हो जाएंगे 2 भाग, इसके हो जाएंगे 2 भाग। पहला तो ये हो जाएगा कि इस 86 में से हर किसी को एक एक रुपया मुझे देना पड़ेगा। क्यों? अगर हम उसको एक एक रुपया नहीं देंगे सभी को तो सबका औसत कैसे बढ़ेगा? तो बोलोगे बात तो सही है, यानी कितने लोग हो जाएंगे उस परिवार में मुझे मिला के कितने लोग हो जाएंगे? तो मुझे मिला के उस परिवार में 44 लोग हो जाएंगे, और हर किसी को मुझे एक एक रुपया देना है, यानी मुझे 44 रुपए तो उस परिवार में दान ही कर देना है, सब किसी के खाते में एक एक रुपया जाके डाल देंगे। तो जो हम इतना रुपया अपने पास लेकर गए थे उतना तो मैंने लोगों के औसत में बढ़ाने में लगा दिया 84, और इसमें से इतना लगा दिया तो मेरे पास बचा कितना? तो 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, और 8 में से 4 गया तो बचेगा 3, यानी मेरे पास बचेगा 32। अगर आपका एग्जामिनर पुराना औसत पूछेगा तो आप आंसर कितना देना यहां पर? नहीं, यहां पर 32 थोड़ी बचेगा, यहां 42 बचेगा ना। अगर आपका एग्जामिनर ये पूछेगा कि पुराना औसत कितना है तो पुराना औसत 42 आएगा, और अगर आपका एग्जामिनर पूछेगा नया औसत कितना है तो आपको भी पता है कि सबके पास पहले 42 रुपए थे और अब सबके पास एक ज्यादा है, यानी नया औसत कितना है? 43 है, तो 43 आंसर टिक करोगे। दोबारा से समझ लो मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। आप जो भी पैसा लेकर जाओगे ना, आप यहां पर 86 रुपया लेकर गए हो, तो असल में क्या होगा कि अगर आपको अपना ओल्ड वैल्यू निकालना है तो ओल्ड वैल्यू बराबर जो भी रुपया आप लेकर गए हो, यानी आप 86 लेकर गए हो, उसमें से माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो? जितना आप लोगों के औसत को बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हो। हर किसी के औसत को आप 1 रुपए से बढ़ा रहे हो, और यहां पर 44 इनिंग में आपने ये काम किया है, यानी 86 में से 44 घटा दो, 42 आ जाएगा। ये आपका पुराना औसत होगा। उस 42 में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो नया औसत आ जाएगा, और नहीं जोड़ोगे तो पुराना औसत आएगा। ये था स्मार्ट अप्रोच इस सवाल का। उसी तरीके से जो आपने ये वाला सवाल किया, देखो आपने कितना लंबा किया ना, ये वाला सवाल देखो आपने बहुत लंबे में किया, बहुत खतरनाक लेकर गए। मैं बोलता हूं ये सीजीएल मेंस के सवाल को आप एक लाइन में कर सकते थे, बस आपकी सोच उस लेवल की होनी चाहिए थी। मैं आपको जिस लेवल का बोलोगे ना, मैं आपको उस लेवल का सवाल करवाऊंगा, जिस तरीके से बोलोगे उस तरीके से कराऊंगा। बशर्त मेरी ये है कि सर आपको समझ में आना चाहिए, आप मेरे लेवल को पकड़ पा रहे हो या नहीं, आप उस कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हो या नहीं जो आपको सही में इंस्पेक्टर बनाएगा। जैसे यहां पर देखो तो 16 पारियों में, देखो 16 पारियों में उसका कुछ औसत है। जैसे उसके परिवार में 16 लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उस परिवार का 17वां सदस्य है, ठीक। और ये 85 रुपए लेकर अपने जेब में जाता है, 85 रुपए लेकर जाता है और हर किसी के औसत को 3 से बढ़ा देता है। यानी अगर हम बात करें तो इस परिवार का जो ओल्ड एवरेज होगा वो क्या होगा? तो इस बंदे के पास 85 रुपए थे, उसमें से कितना घटा दो? 3 घटा दो। और कितने लोगों में घटा दो? कितने लोगों में घटा दो? तो बोलोगे सर 17 लोगों में घटा देंगे, तो 3 × 17 घटा दो यहां पर। तो 85 में से 51 घटा दोगे, 85 में से 51 घटा दोगे, देखो 85 में से 51 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 34 आ जाएगा। ये 34 क्या होगा? तो ये 34 हमारा ओल्ड औसत होगा। ये 34 क्या होगा? ओल्ड औसत। अगर नया औसत बोलेगा तो नया औसत 3 से बढ़ गया है, यानी 34 में 3 बढ़ाकर उत्तर दे दो, 37 आ जाएगा। एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, आ गया ना?
जाहिर सी बात है सर, समझिए ना, औसत को समझिए, औसत को अपना मोहब्बत, एकदम औसत से मोहब्बत कर लीजिए। आप ऐसे बोलिए कि यार 17वां मेंबर को इतना रुपया लेकर जाना है, अब 17वें वाले को इतना रुपया लेकर जाना है, और उसके लेके जाने के बाद हर किसी में 3-3 बढ़ जाएगा, यानी 17वां मेंबर हर किसी को 3-3 रुपए देगा, तो यानी वो 51 रुपए तो दान कर देगा, और लेकर गया था 85, इस 85 का 51 रुपया दान में चला गया, यानी खुद के लिए कितना बचा है, तो 34, और 34 हर किसी के पास अब है, और इसके पास अब 34 में 3 ज्यादा आ जाएगा, यानी 37 आंसर होगा। उसी तरीके से आप इस वाले सवाल को भी कर लो, जल्दी से एक लाइन में इसका आंसर दे दो, तो मैं मान जाऊंगा कि आप सभी के सभी जो हो हीरो हो, और बहुत पक्के खिलाड़ी हो आप इस सवाल के। जल्दी से बता दो, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। यहां पर आप भी इस सवाल को आप हीरो लेवल पे कर लेंगे, बेसिक बेसिक छोड़िए, आप एक लाइन में कर दीजिए। बोलेंगे सर 12वें इनिंग में उसने 90 रन बनाए, और 12वें इनिंग में 90 रन बनाने के बाद हर किसी का औसत कितने से कम हो गया, तो बताओ, हर किसी का औसत यहां पर 5 से कम हो गया, हर किसी का औसत 5 से कम हो गया है यहां पर। तो बोला गया है कि 12 इनिंग के बाद उसका औसत कितने का होगा, 12 इनिंग के बाद उसका औसत कितने का होगा। यह सवाल मैं वापस से आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं, आप कर लेना, क्योंकि इसका बेसिक जो है वो मैंने अभी यहां करवा दिया है। देखो, इसका आंसर 145 आया था, वो मैंने करवा दिया है, ठीक। और ये आपको स्मार्ट अप्रोच से करने के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इसको जरूर ट्राई करना, ताकि आप समझ पाओ और फायदा उठा पाओ। आ जाओ, अब एक नया टाइप देखते हैं, एक नया टाइप एक्सक्लूजन है, ये भी देख लेते हैं। बिल्कुल जबरदस्त तरीका सवाल को करने का, और जबरदस्त सवालों को हम आज जो है शॉर्ट में करने वाले हैं। कैसे सवाल, तो कुछ ऐसे सवाल जहां पर कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे। सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, पहले किसका, एमटीएस 2020 का, फिर उसके बाद हम आपको कराएंगे सीजीएल 2020, फिर सीएचएसएल 2020, फिर मेंस का। सवाल क्या कहा गया है, सवाल कहा गया है यहां पर कि 14 गर्ल्स का जो औसत है, ठीक है, 14 गर्ल्स और उनके टीचर का जो औसत है वो 15 साल है। अगर टीचर की आप उसमें से उम्र निकाल देते हैं तो औसत 1 से कम हो जाता है। बताओ टीचर का उम्र कितना था, ठीक है, बताइए टीचर का उम्र कितना था। साफ तौर पे 14 छात्रों एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष से कम हो जाता है। अध्यापक की आयु ज्ञात तो क्या होगी। अगर आप 3 मेथड सीखना चाहते हैं, मैं आपको 3 से 4 मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप सीखिए इस सवाल को। सबसे पहले आप समझिए आप इसको बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, फिर उसके बाद आप मेरे स्मार्ट अप्रोच को पकड़िएगा। आप बोलेंगे सर देखो क्लास में क्या है, तो यहां पर क्लास में 14 गर्ल्स हैं। कितनी है, तो गर्ल्स कितनी है, तो 14 है, और टीचर कितने हैं, तो एक टीचर है हमारी। इन 15 लोगों का जो औसत है, बोला गया ना 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर, इनका जो औसत है वो कितना है, 15 है। यानी क्लास में कितने लोग हैं, तो क्लास में 15 लोग हैं, और हर किसी के पास कितना है, तो 15 रुपया है। हर किसी के पास कितना है, तो मानो 15 रुपया है, या 15 उनका औसत है। इसमें से टीचर के निकाल देते हैं, इसमें से टीचर के वैल्यू को निकाल देते हैं। तो 15 लोगों के वजन में से टीचर के वजन को निकाल दोगे तो कितने लोग बचेंगे, तो 15 में से एक चला गया तो 14 लोग बचेंगे। और हर किसी का अब औसत कितना है, तो बोला गया है आपका जो औसत है वो 1 से कम हो जाता है। आपका औसत 1 से कम हो जाता है, यानी 15 में 1 की कमी हो जाती है, 1 की कमी हो जाती है, तो बोलोगे 14 इंटू 14 आ जाएगा। आप मेरी बात को दोबारा से समझेंगे। पहले 15 लोग थे, हर किसी के पास 15 रुपए था, तो ये इनका टोटल सम हुआ करता था। उसमें से टीचर के सम को हमने निकाल दिया, ठीक। तो ये बराबर हो जाएगा कितने लोगों के सम के बराबर, 14 लोगों के सम के बराबर। तो अब 14 लोग हैं और हर किसी के पास 14 रुपए हैं, तो यहां पर देखो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225। 14 इंटू 14 196, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, टीचर के। तो टीचर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहां पर टीचर की वैल्यू हमारी 29 आएगी, और इस सवाल का आंसर कितना होगा, 29 होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा इस सवाल को बेसिक से करने का तरीका, कि हम इसको अगर बेसिक से करते हैं तो ऐसे करते हैं। लेकिन अगर हम इसको बेसिक से ना करें तो क्या होगा, तो हमें अगर इसको बेसिक से नहीं करना है तो हमें इसको अपने कायदे वाले मेथड से करना है, अच्छे वाले मेथड से करना है, ठीक है। और अच्छे वाले मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, समझो। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था इंक्लूजन। ध्यान से समझना है यहाँ पे एक पन्ने में यहां पर लिख रहा हूं, इंक्लूजन मैंने आपको पढ़ाया था। और इंक्लूजन में मैंने क्या कहा था, इंक्लूजन में मैंने आपको यह बात कहा था कि नया वाला जो बंदा होता है बराबर पुराना वाला बंदा प्लस इंक्रीज या फिर डिक्रीज, और इनटू मैंने क्या कहा था, फाइनल मेंबर कहा था। मैंने कहा था ना कि अगर यहां पर इंक्रीज आता है तो प्लस का साइन लगाते हैं, डिक्रीज आता है तो माइनस का साइन लगाते हैं। ये केस होता है हमारे इंक्लूजन में। अब आपको क्या करना है, जस्ट इंक्लूजन का उल्टा, यानी आप बोलेंगे सर एक्सक्लूजन,
इंक्लूजन। इंक्लूजन का उल्टा कौन? एक्सक्लूजन। मतलब दोस्त का उल्टा कौन? तो दुश्मन। बस वही बात है। तो सेम फॉर्मूला जो यहां पर है वही फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और वो क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं। पहले आप फॉर्मूला जो है वो तो ध्यान में रखो। थोड़ा सा परिवर्तन होगा और हम आपको बता देंगे कि परिवर्तन क्या होगा। थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ठीक है। अब परिवर्तन क्या होगा वो देखो। सेम तरीके से नया वाला मेंबर बराबर होगा पुराना वाला मेंबर, फिर यहां पर आएगा इंक्रीज आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा, और इनटू क्या होगा? फाइनल मेंबर। लेकिन बस यहां थोड़ा सा परिवर्तन होगा, प्लस के जगह पर आ जाएगा माइनस, और माइनस के जगह पर आ जाएगा प्लस। बस ये साइन बदल जाएगा, क्योंकि थोड़ा तो भैया इंक्लूजन और इंक्लूजन में कुछ तो फर्क रहेगा। तो बोलोगे हाँ सर। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर इंक्रीज होता था तो प्लस करते थे, डिक्रीज होता था तो माइनस करते थे। यहां पर इंक्रीज होगा तो माइनस करेंगे और डिक्रीज होगा तो प्लस करेंगे। ये डिफरेंस आ जाएगा इंक्लूजन इंक्लूजन में। मतलब जब कोई हमारे साथ जुड़ेगा तो ऐड कर देते थे, ठीक है। उसके जुड़ने के कारण औसत बढ़ेगा तो ऐड करते थे, जुड़ने के कारण औसत घटेगा तो माइनस कर देते थे। यहां पर कोई हमें छोड़कर चला जाएगा, यहां पर कोई हमें छोड़कर चला जाएगा तो क्या होगा कि उसका माइनस और प्लस हमारा उल्टा हो जाएगा। जैसे यहां पर इस सवाल को समझो, कहा गया है कि 14 गर्ल्स हैं, उनके टीचर हैं, ठीक है। तो साफ तौर पर बोलेंगे सर टीचर का जो उम्र होगा बराबर पुराना वाला वैल्यू, पुराना वाला वैल्यू, औसत अगर रिड्यूस हुआ है तो प्लस करेंगे, मतलब घटा है तो प्लस करेंगे, और बढ़ेगा तो माइनस करेंगे। और जितने से हुआ है, कितने से हुआ है? 1 पर हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखो पुराना औसत कितना था? तो पुराना औसत 15 था। औसत घटा है तो प्लस कर दो, कितने से घट गया है? तो 1 से घट गया है तो 1 यहां पर। और टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग आज के समय में कितने रह गए? तो सिर्फ और सिर्फ 14 लड़की रह गई, यानी 1 × 14। तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा 29 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक लाइन में करेक्ट आंसर आ जाएगा। रोज रात 8:30 बजे मेरी ये क्लास चलती है। दोबारा से समझो, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर, ठीक है। अगर हमें वो डिक्रीज करेगा तो प्लस करेंगे, इंक्रीज करेगा तो माइनस करेंगे। कितने का इंक्रीज या डिक्रीज है? तो 1 का। और बाद में फाइनली कितने लोग बच गए? 15 लोग थे, उसमें से एक टीचर निकल कर चली गई तो 14 लोग बचे। तो आंसर कितना आ गया? 29। अगला सवाल देखो, एक लाइन में आप आंसर नहीं दिए तो फिर कहना। आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, 30 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है और उनका औसत कितना है? तो 20 है। बोला जाता है टीचर के एज को अगर निकाल दो यहां पर तो औसत 1 से कम हो जाता है। बताओ क्लास टीचर का औसत कितना है? टीचर का औसत कितना है? एक लाइन में मुझे आपसे आंसर चाहिए। आप बोलोगे सर टीचर का औसत बराबर पुराना वाला औसत कितना है? तो पुराना वाला औसत 20 है। यहां पर वैल्यू में कमी आई है कि बढ़त आई है? तो बोलोगे कमी आई है। कितने की? 1 की। तो -1 के जगह पर क्या लिखेंगे? +1 लिखेंगे। और अब उसमें कितने लोग हो गए? तो 30 स्टूडेंट और एक टीचर था। टीचर चला गया, बच्चे आज भी कितने हैं? 30 हैं। तो 20 + 1 × 30 यानी आंसर कितना आ जाएगा? 50। मौज करो, यहां पर एक लाइन में आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे रिसर्च का नतीजा है और आपके मेहनत का नतीजा होगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, एक लाइन में आंसर लाने वाला विधि है ये। इंक्लूजन का उल्टा होता है एक्सक्लूजन। इंक्लूजन में बस यहां पर रिड्यूस होता तो माइनस कर देते, ठीक है। एक्सक्लूजन में क्या करना है? प्लस करना है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरी पुरानी सभी वीडियो देखो, मेरी कल की वीडियो देखो, मेरी परसों की वीडियो देखो, ठीक है। कल की क्लास बहुत ही सुपर जबरदस्त होने वाली है। कल की क्लास में मैं आपको बताऊं तो कल की क्लास में मैं आपको जो नए सवाल जितने भी नंबर सिस्टम के पूछे गए हैं ना, नंबर सिस्टम पे आधारित एवरेज के सवाल, वो मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। कल तो खैर हमारा मॉक टेस्ट है, माफ करेंगे, कल हमारा मॉक टेस्ट है। मंडे को जो क्लास होगी एवरेज की, उस मंडे की क्लास में मैं आपको पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से पूरे सभी जबरदस्त सवाल करवाऊंगा, ठीक है। तो मंडे वाले क्लास में जरूर लाइव रहना। मंडे वाला क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। परसों जो रात में 8:30 बजे क्लास होगी, एकदम जी जान लगाकर सभी सवाल करेंगे। ये वही नए सवाल है जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और कल तो खैर हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। सवाल में कहा गया 5 संख्याओं का औसत 140 है, इसमें से एक संख्या को निकाल दिया जाता है, बाकी बची संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 130 हो जाता है। जिस संख्या को निकाला था वो संख्या का मान कितना है? मान लो जिस संख्या को निकाला था उसका मान x है, बराबर होगा पुराना वाला औसत कितना है? तो बोलोगे सर पुराना वाला औसत जो है वो 140 है, ठीक। उसको निकालने के बाद औसत 140 से 130 हो गया, मतलब घट गया कि बढ़ गया? तो बोलोगे घट गया। घट गया कितने से? 10 से। तो एक्सक्लूजन में घटने वाले के लिए प्लस करते हैं 10, ठीक। और कितनी संख्या अब हो गई? तो अब 4 संख्या है हमारे पास, यानी 4 से। तो 140 + 40 कितना हो जाएगा? 180 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा।
बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, पानी में आग लगा दिया आप लोगों ने। तो आज के जितने हैं सभी सवाल हुए खत्म, सभी बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किए। तुरंत जो है यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, अभी जाओ टेलीग्राम पर और टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो मोबाइल में। हमारे 2 टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल हो गया और मैथ्स भाई आदित्य रंजन हो गया। दोनों टेलीग्राम पर अभी इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, छपी छपाई क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के साथ है, तो आपकी काफी मदद करेगी अपने पेपर के पहले। 60 दिन 60 मैराथन के हर एपिसोड का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और सेव करके रख लीजिए, ताकि परीक्षा के 10 दिन पहले आप इसको पूर्ण तरीके से रिवाइज कर सके और इसका चढ़ावा चढ़ा सके। साथ में वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो। अभी नीचे लाइक बटन दिख रहा है, उसको लाइक कर दो, ताकि जो है वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा हो तो बाकी लोगों तक यूट्यूब इसको पहुंचा दे। आपको शेयर नहीं करनी है तो ना करें, लेकिन लाइक इसीलिए कर दें ताकि YouTube को लगेगा ये एक अच्छा कंटेंट है। कमेंट इसीलिए कर दें ताकि उसको लगेगा हाँ यहाँ पर अच्छी बातें होती हैं, बच्चे अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं, तो वो बाकी लोगों तक शेयर कर देते हैं उन्हें। इसीलिए आपके लाइक और शेयर की आवश्यकता होती है।